एवरीवन, वेलकम टू मोस्ट वांटेड सीरीज। आज का टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट रटा हुआ होना चाहिए और कुछ चीजें समझने की है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर क्या है भाई, इस चैप्टर में पहले आपको ये बताया जाएगा कि इंट्रोडक्शन तो खैर है ही, इंट्रोडक्शन के बाद में आपको बताए जाएंगे कि ऐसे मेथड डिजाइन किए, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बनाए, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कर करके उन्होंने एक डिवाइस या फिर मैं कहूँ एक सिस्टम डिजाइन किया, एक ऑपरेट करने के लिए एक कोई चीज बनाई जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि प्लांट्स को जो मिनरल्स एसेंशियल है वो कौन से हैं और उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसके बाद वो कितनी अमाउंट में रिक्वायर्ड है, कितना अमाउंट उसका प्लांट के लिए चाहिए। अगर वो नहीं देंगे तो प्लांट में सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे डेफिशिएंसी के और फलाना और ढिमका के। तो ये आपको प्लांट को एसेंशियल मिनरल्स यानी कि रिक्वायर्ड है या नहीं है तो कितने हैं, कितना अमाउंट में रिक्वायर्ड है, इन सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए आपने क्या किया, मेथड्स को डिजाइन किया या उन मेथड्स को बना करके और उन मेथड को स्टडी करना पड़ेगा अपन को, तब जाकर के हमें समझ में आएगा कि एसेंशियल्स एलिमेंट जो है वो प्लांट के अंदर कौन से हैं। तो पहले तो ये पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो एसेंशियल एलिमेंट जो है वो उनका क्राइटेरिया क्या है, प्लांट के अंदर वो एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि प्लांट में तो बहुत सारे मिनरल्स एसेंशियल होते हैं, तो उनमें से कुछ ही एसेंशियल है, 17 ही है आउट ऑफ ऑलमोस्ट 65। तो फिर ऐसा क्यों हुआ, तो वो उन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, उन क्राइटेरिया को पढ़ेंगे। फिर जब हमें पता लग जाएगा कि ये 17 एसेंशियल एलिमेंट है तो उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड। तो ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे मैक्रो, कम रिक्वायर्ड होंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो उन दोनों को हम देखेंगे कि वहां पर 9 आएंगे और यहां पर 8 होंगे, 9 मैक्रो 8 माइक्रो, तो 17 इनको क्लासिफाई कर देंगे। उसके बाद जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं टोटल, उन सभी की रिक्वायरमेंट बेसिकली 4 बड़े फंक्शंस के अंदर होती है। 4 सबसे बड़े क्राइटेरिया होते हैं, उन कामों के लिए, उन फंक्शन को करने के लिए इन एसेंशियल्स को जाना पड़ता है। तो वो 4 सबसे बड़े काम कौन से हैं वो भी देखेंगे हम लोग। पहला कि बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, और फिर एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स का कंस्टिट्यूट होते हैं, उनका निर्माण, उनका फॉर्मेशन करने के लिए उनका बॉडी पार्ट बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाते हैं, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड से रिलेटेड होते हैं। तीसरा एंजाइम एक्टिवेशन और एंजाइम का जो इनिबिशन होता है वो इनसे गवर्न होता है, को फैक्टर की तरह वर्क करते हैं और आपके कोएंजाइम्स का पार्ट होते हैं। और फोर्थ जो है वो प्लांट की बॉडी के अंदर जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है, वो वाटर के मूवमेंट को डिसाइड करती है। तो ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को डिसाइड करने के लिए एलिमेंट काम में आते हैं। और बफर एक्शन जो होती है, पीएच बैलेंसिंग जो होती है, उसमें भी ये मिनरल्स का फंक्शन होता है। तो ये 4 बड़े फंक्शंस हम पढ़ेंगे। ओके, फिर हम आएंगे कि सर ये जो आपने पूरे मैक्रो और माइक्रो यानी टोटल एसेंशियल एलिमेंट बताए हैं, इनका पर्टिकुलर का क्या रोल है, एक एक एलिमेंट का क्या रोल है, और ये सॉइल के अंदर किस फॉर्म में प्लांट उनको सॉइल से किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, उनके आयोनिक फॉर्म्स क्या हैं, उससे वो प्लांट अपटेक करते हैं। तो वो सभी एलिमेंट के तो नहीं होंगे, टोटल 13 एलिमेंट होंगे यहाँ पर आउट ऑफ 17, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नहीं होगा। ओके, क्लियर। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये नहीं होगा, उसके अलावा निकल नहीं होगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड निकल, इनको निकाल दिया और बाकी जो 13 बचे थे उनको उन्होंने एक्सप्लेन किया एनसीईआरटी के अंदर। ईच एंड एवरी एलिमेंट जो आउट ऑफ 13 है, उनका आपको पूरा का पूरा फंक्शन ऐसे टिप्स पे याद होना चाहिए। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये आर्टिकल जो है उसको बोलते हैं रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो इन 13 का जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो याद रखें। उसके बाद आगे बढ़े इस चैप्टर के अंदर, तो हमें देखने को मिलेंगे कि ये जो जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उन एसेंशियल एलिमेंट्स को अगर हम प्लांट की बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट है उससे अगर कम दे देंगे तो फिर प्लांट में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाएंगे, उनको बोलते हैं सिम्टम्स और डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं उनकी लिस्ट देखेंगे, और उन ईच डेफिशिएंसी सिम्टम को
किन एलिमेंट के कम होने की वजह से ये हो सकता है। तो जो जितने भी एलिमेंट हैं इसको कॉज करने वाले, उनके नाम पढ़ेंगे, उनको रटना है। ओके। और फिर हम पढ़ेंगे टॉक्सिसिटी। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, जो स्ट्रेस एलिमेंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, उनकी एक क्वांटिटी से ज्यादा अगर क्वांटिटी प्लांट की बॉडी में चली जाए तो वो भी एक सिम्टम अपीयर होते हैं, और वो होता है टॉक्सिसिटी सिम्टम्स। ओके, उनके बारे में थोड़ा डिटेल बात करेंगे। फिर आगे जाएंगे कि सर ये तो चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब ये मिनरल्स जितने भी आपने पढ़ाए हैं ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये सॉइल से अपटेक कैसे होता है इनका, ये प्लांट की बॉडी में चले कैसे जाते हैं। ये तो प्लांट की बॉडी में ये चले जाते हैं, तो चले जाने के लिए कोई ना कोई तो मैकेनिज्म होता होगा। तो बिल्कुल मेनली एक्टिव तरीके से जाते हैं, और कुछ एक जो है वो पैसिव तरीके से जाते हैं। तो इनके मैकेनिज्म को हम देखेंगे कि कैसे रूट हेयर के ऊपर प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन जो है वो सॉइल के साथ में इंटरैक्ट करके इनको अंदर अपटेक करती है। दो तरीके से करती है, देखेंगे अभी अपन। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इनका जब अपटेक हो गया, प्लांट की बॉडी में ये आ गए हैं, रूट के जाइलम तक इनको पहुंचा दिया गया है सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट के थ्रू, तब ये ऊपर लीव्स तक कैसे पहुंच गए। तो ये जाइलम के साथ में पानी के साथ मिलकर के ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से वो पुल होकर असेंट ऑफ सैप के थ्रू लीव्स तक पहुंच जाते हैं। और फिर लीव में ये कैसे अपटेक होता है, जहां पर मीजोफिल सेल जो होती है उनको इनकी रिक्वायरमेंट होती है, तब वो वहां पर एक्टिव प्रोसेस से अपने अंदर उनको ले लेता है। लीव में पानी बिखर गया पूरी सेल में, इंटरसेलुलर स्पेसेस में, तो उन पानी के साथ मिनरल घुले हुए हैं, और उन मिनरल को वो एक्टिव तरीके से और थोड़ा बहुत पैसिव तरीके से अपटेक कर लेते हैं। तो ये यूज हो गया वहां पर मिनरल का। फिर हम देखेंगे कि जाइलम ही मिनरल को ले जाता है क्या। यस, मेनली जाइलम ही मिनरल को एक नीचे से ऊपर की तरफ में मूव करवाता है, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ भेजना है तो थोड़ा बहुत फ्लोएम भी कर देता है ये काम। चलो जी, ये काम हुआ। उसके बाद सर मिनरल सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो सॉइल के अंदर प्रेजेंट मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल एक रिजर्वॉयर की तरह कार्य करता है, काम करता है, फंक्शन करता है, और इसी के अंदर जितने भी मिनरल्स होंगे वो सारे के सारे प्लांट वहीं से ही अपटेक करेगा, सॉइल से। सर सॉइल में मिनरल कहां से आए, तो सॉइल के अंदर मिनरल आए सॉइल फॉर्मेशन के टाइम से, बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगा। पीडोजेनेसिस बोलते हैं सॉइल फॉर्मेशन के फंक्शंस को, है ना। सॉइल रॉक की वेदरिंग हुई थी, चट्टाने को शरण हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पर मिट्टी बन गई थी और इसमें मिनरल आ गए थे। तो सर वो तो मिनरल कभी ना कभी तो खत्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब प्लांट वापस डेड हो जाता है तो वो डिकम्पोजिशन से वो मिनरल वापस सॉइल को मिल जाते हैं, ये रिसाइकलिंग चलती रहती है। ओके, चलो जी। सर अगर मान लो फिर भी कम हो जाए, बह जाए पानी के साथ में, तब क्या करें, तो आप वहां पे फर्टिलाइजर डाल दो। सिंथेटिक जितने भी आपके मिनरल्स के कंपाउंड होते हैं, जैसे नाइट्रोजन का यूरिया हो गया, है ना, तो ऐसे कई सारे कंपाउंड्स हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में आप उसको वापस रीस्टैब्लिश कर सकते हो सॉइल के अंदर। उसके बाद ये सब कुछ मिनरल के पढ़ने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल वो है नाइट्रोजन, उसका मेटाबॉलिज्म हम पढ़ेंगे। और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो बैक्टीरिया माइक्रोब्स करते हैं। तो दो तरीके का होता है, सॉइल में फ्री बैक्टीरिया होते हैं, फ्री बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, फ्री लिविंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और एक प्लांट की बॉडी में नोड्यूल बना करके रहते हैं और वहां नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट करना। तो ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक तरीका है। सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो नोड्यूल में प्रेजेंट बैक्टीरिया डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट की बॉडी में डायरेक्टली अमोनिया में कन्वर्ट करके देते हैं। इसका प्रोसेस पढ़ेंगे पूरा, कौन से बैक्टीरिया कौन से प्लांट से एसोसिएटेड होते हैं, और नोड्यूल के अंदर इसका कैसे मैकेनिज्म चलता है, कैसे रिएक्शन चलती है, और कैसे ये बना हुआ जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और कैसे नोड्यूल बनता है। और बना हुआ अमोनिया, अपटेक किया हुआ अमोनिया अब एमिनो एसिड कैसे बनाएगा, तो इसको बोलते हैं फेट ऑफ अमोनिया। और फेट ऑफ अमोनिया में हम देखेंगे रिडक्टिव एमिनेशन। उसमें हम देखेंगे कि अमोनियम जो है वो पहले एमिनो एसिड कैसे बना रहा है, पहला एमिनो एसिड ग्लूटामेट। और फिर हम देखेंगे ये ग्लूटामेट एमिनो एसिड जो है वो नए ऑर्गेनिक एसिड को एमिनो डोनेट करके कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड बनाता जाएगा, इसको बोलेंगे हम ट्रांस एमिनेशन। और इसके बाद लास्ट हम देखेंगे एमाइड्स भी बनते हैं प्लांट की बॉडी में, और वो एमाइड्स जो होते हैं वो बन करके जाइलम के थ्रू लीव्स के अंदर घूमते रहते हैं और ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। तो ये सारा चैप्टर है साहब। ओके, तो चलो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं।
ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक है, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन इज द स्टडी ऑफ सोर्स, मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब मिनरल बाय प्लांट फॉर देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। तो मिनरल न्यूट्रिशन जो है वो है स्टडी करना है। किस बात की स्टडी करना है? पहली बात तो मिनरल का सोर्स क्या है, दूसरा मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है उनका, दूसरा बॉडी में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और फिर प्लांट की बॉडी में उनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, और सभी वेरियस सब्सटेंसेस का या वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का इन मिनरल्स का, है ना, किसके थ्रू? प्लांट के थ्रू। किसके लिए होता है ये सारा काम? उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, उनके स्ट्रक्चर, उनकी फिजियोलॉजी और उसके रिप्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए। तो ये सारी बातें मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर हम पढ़ी जाएगी। तो पहले सबसे पहले पढ़ते हैं, ये डायग्राम का मतलब आपको बताएगा मेथड्स टू स्टडी। तो मेथड्स टू स्टडी, अब हमें देखना है, इन मेथड्स को पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स। ये मेथड्स कौन से हैं उनको हमें स्टडी करना है ना। अब देखो, मेथड्स को स्टडी क्यों करना है? एक दूसरी चीज को स्टडी करने के लिए। हमें मेथड को इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम क्या स्टडी कर सकें कि प्लांट को मिनरल रिक्वायरमेंट होती है, तो मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, जो प्लांट को मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है उसको स्टडी करने के लिए हमने मेथड्स जो है उनको देखना है। ये क्या क्या मेथड्स हैं? तो पहला मेथड हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक, सॉइल फ्री एनवायरनमेंट में। ये देखो, सॉइल नहीं है, इसमें जितने भी मिनरल डाले हैं हमने खुद ने बनाए हैं उसको। ये देखो, इस सेटअप में एक ऐसा सिंक है, उसके अंदर प्लांट लगा दिया, ये पूरा एयर टाइट है, ये है ना, कॉटन वॉटन लगी हुई है, इधर से फनल लगाया हुआ है जिससे आप वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट ऐड कर सको, और इधर वाटर इसमें वेल एरिएटेड होना चाहिए, इसमें एयर की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, है ना, और विदाउट कॉन्टेमिनेशन, कोई ऐसी वैसी एयर नहीं, बिल्कुल क्लीन एयर अंदर आनी चाहिए जिससे ऑक्सीजन इन रूट्स को मिल सके, ये सफोकेट ना हो। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो कि यहां से मिनरल डालते जा रहे हो, जो जो रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे करके आपने बड़ी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, आपने देखा ये डाला दूसरा नहीं डाला तो ये ग्रोथ नहीं हुआ, इसमें ये सिम्टम आ गए, बड़ी मेहनत करके करके फाइनली कई सारे एक्सपेरिमेंट करके ये फाइनल सॉल्यूशन मिनरल, ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन तैयार किया जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जिनकी कमी की वजह से यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आना, है ना। मतलब यहाँ पर ये प्लांट एक्चुअल ग्रोथ करना चाहिए, जिनकी कमी की वजह से दिक्कतें आ रही थी वो सारे डाल दिए गए, और जितने अमाउंट रिक्वायर्ड थी वो सारे अमाउंट लिख लिए गए। तो एक पन्ने के ऊपर सारा वो सारे मिनरल्स के नाम लिख लिए जिनकी वजह से, जिनकी नहीं होने की वजह से यहाँ सिम्टम दिख रहे थे। तो ये सारे सॉल्यूशन में आ गए। अब ये सॉल्यूशन में आ गए तो इनके सामने इनका अमाउंट लिख दिया गया कि कितनी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, ये भी लिख दिया गया। तो एक जो ये चार्ट बना, ये चार्ट फाइनल चार्ट है जिसके अंदर आप पूरे न्यूट्रिएंट, किसी भी प्लांट को ग्रोथ करवाना है तो इस चार्ट में प्रेजेंट क्वांटिटी के अकॉर्डिंग एक प्योर वाटर के अंदर इसको मिला दो और ये फाइनल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, और इसको फिर प्लांट को सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये वेल ग्रोथ करेगा, इसको कोई बात की कमी नहीं आएगी, है ना। तो ये फाइनल करने के लिए आपको हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के अंदर कई सारे एक्सपेरिमेंट, सीरीज एक्सपेरिमेंट करने करे कि इनको फाइंड करने के लिए कि ये भाई साहब जो हैं वो कौन से हैं, तो आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए और इनकी अमाउंट पता करने के लिए ये टेक्निक, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक, ये मेथड ये यूजफुल हुआ, जिसकी वजह से कई सीरीज एक्सपेरिमेंट के बाद में फाइनल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, है ना, एकदम एलिजिबल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन टू ग्रो एनी प्लांट, वो इस्टेब्लिश किया गया, ये बनाया गया। ओके, और इस हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक और मेथड से हमने क्या स्टडी कर लिया? मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट को कौन से मिनरल एसेंशियली रिक्वायर्ड है और कौन से नहीं है, कितनी अमाउंट में रिक्वायर्ड है। क्लियर? जब आप एक बात बताओ, आपको बोल दिया जाए कि आपके घर में ही आपको, है ना, क्या उगाना है, टोमेटो उगाना है, तो आप बोलोगे यार मिट्टी विट्टी लानी पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है, आपके पास वो पेज पड़ा हुआ है, उस पेज के अकॉर्डिंग मिनरल्स इकट्ठा कर लो, एक वाटर ले लो, टैंक ले लो, उस टैंक के अंदर वो सारा जितना भी उस पेज के अकॉर्डिंग जो मेहनत करके उस मेथड से बनाया गया, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के थ्रू ये फाइंड आउट किया गया, उसको आप लेकर के एक प्योर वाटर में मिला दो, और मिला करके आप क्या कर दो, ऐसे एक पाइप ले लो येलो कलर का, उसमें छेद बना लो, और ऐसे छेद बना करके एक छोटा सा पाइप फिट करके, और इसके अंदर क्या कर दो, इसमें ये इससे प्लास्टिक के अंदर थोड़ा सा उस प्लांट को फिक्स कर दो, और उसकी रूट्स जो है उसको नीचे छोड़ दो इस पाइप में। अब ये हॉलो पाइप है, उसमें सारी रूट्स इनकी आई हुई हैं।
अब इधर से क्या करो, पंप लगाओ, पंप लगा करके न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को इस पाइप के अंदर पूरा भर भर के दो। ये पूरा पाइप भर के बहेगा आगे, तो क्या होगा, इसकी रूट्स जो है वो इमर्ज्ड रहेंगी किसके अंदर, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर। तो जब ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कंटिन्यू सर्कुलेट होता रहेगा तो सबको मिलता जाएगा और ये जो है वो ग्रोथ करते जाएंगे सारे के सारे प्लांट, और इनसे आप प्रोडक्टिविटी ले सकते हो। यस और नो? तो इस तरीके से भी आप ये जो आपका जो ये टेक्निक है, ये जो मेथड है, उसको आप कमर्शियली यूज कर सकते हो। टोमेटो, लेट्यूस, सीडलेस कुकुम्बर, खीरा काकड़ी जिसको हम बोलते हैं चाइनीज खीरा, वो ऐसे आप उगा सकते हैं, है ना। तो बताइए, दो काम हुए या नहीं हुए? एक तो आपको प्लांट के लिए मिनरल रिक्वायरमेंट, एसेंशियल एलिमेंट आइडेंटिफाई हो गए, उनकी कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई हो गई, और कमर्शियली भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये है फर्स्ट आर्टिकल एनसीईआरटी का, मेथड्स टू स्टडी मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट के रिलेटेड बात, है ना। सॉइल फ्री एनवायरमेंट के अंदर प्लांट को उगाना है, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। अब एसेंशियल मिनरल एलिमेंट, सर जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं वो एसेंशियल क्यों है ना। तो देखो, अबाउट 65 एलिमेंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। फॉलोइंग क्राइटेरिया इज, एक प्लांट में नहीं होते हैं, अलग अलग प्लांट में सबको पता किया तो टोटल हमें टाइप्स मिले 65 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो सारे के सारे तो एसेंशियल हो नहीं सकते, इनमें से कुछ ही एसेंशियल है। तो एसेंशियल होने का कोई क्राइटेरिया होता होगा, तो ये यहाँ पर आपके पास में कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया 1, 2 और 3 ये याद होना चाहिए। पहला ये है कि एलिमेंट वो एसेंशियल होगा जो एब्सोल्युटली नेसेसरी है नॉर्मल ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, बिल्कुल चाहिए, इसके बिना ये काम नहीं होगा, प्लांट जिंदा नहीं रह सकता, ये वो एलिमेंट एसेंशियल होगा। दूसरा, इसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। कोई भी एलिमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होनी चाहिए, मतलब वो अगर कम हुआ है तो वही चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसकी जगह कोई दूसरा ला करके दे दोगे, नो, उसकी कमी वही पूर्ति करेगा। ओके, तो कोई करे कोई भरे वाला नहीं है यहाँ पर, जो करे वही भरे। तो यहाँ पर स्पेसिफिक होना चाहिए, वो कम है तो वही चाहिए, तो ये एलिमेंट एसेंशियल होगा। एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए मेटाबॉलिज्म के अंदर, डायरेक्ट उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होना चाहिए, तो वो एलिमेंट एसेंशियल होगा। तो इन 2-3 बड़े क्राइटेरिया को फॉलो करने वाला 17 एलिमेंट निकला। कितने एलिमेंट निकले? 17 एलिमेंट निकले इस क्राइटेरिया को फॉलो करने वाले। ओके, तो टोटल 17 एलिमेंट निकले हमारे जो क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। तो चलो भाई 17 इनको बोल दिया एसेंशियल एलिमेंट। क्या बोल दिया? एसेंशियल एलिमेंट। तो 17 एसेंशियल एलिमेंट्स को 2 क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 मैक्रोन्यूट्रिएंट, नंबर 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट। 10 मिलीमोल कंसंट्रेशन से ज्यादा मैक्रो, 10 मिलीमोल कंसंट्रेशन से कम माइक्रो। तो सर मैक्रो कौन है? तो मैक्रो टोटल कितने होते हैं? आउट ऑफ 17 9 तो होते हैं मैक्रो और 8 होते हैं माइक्रो। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनको हम ट्रेस एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो मैक्रो कौन हो गया? मैक्रो में जो भी होंगे 8 होंगे, 8 में से याद रखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं वाटर से एंड ओके। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होते हैं वो कहां से ऑब्टेन होते हैं? फ्रॉम वाटर एंड एयर, एटमॉस्फेयर। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो दोनों के दोनों, ये 3 एलिमेंट जो होते हैं वो किससे ऑब्टेन होते हैं? वाटर एंड एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन होते हैं। कार्बन तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर से, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो आपको ऑब्टेन होते हैं वाटर से, और ऑक्सीजन जो होता है वो एयर से भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के वाटर और एयर से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं। सर ये 9 कौन से हैं? तो टोटल 9 जो है वो है कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, सॉरी सोडियम क्या, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ओके क्लियर? और कौन रह गया भाई? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और कौन सा रह गया भाई? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। हाँ सल्फर रह गया। कौन रह गया? सल्फर। ठीक है, ये हो गया 9। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया 9। और 8 कौन से? ट्रेस एलिमेंट 8 है। वो है कौन? आयरन, मैग्नीज,
मॉलिब्डेनम, कॉपर, निकल, क्लोरीन और कौन रह गया? जिंक। 1 2 3 4 5 6 7, एक और रह गया, निकल, मॉलिब्डेनम, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, क्लोरीन, जिंक और एक कौन है? बोरॉन। बोरॉन कौन रह गया? बोरॉन। तो ऐसे हो गए 8 और ये हो गए 9। तो 9 एंड 8 ये टोटल हो गए 17 एलिमेंट। तो आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप कैसे भी याद रखें, जो मैंने मेरे तरीके से याद रखा है वैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स फंक्शंस, तो ये मैक्रो और माइक्रो हो गए। इसके अलावा बेनिफिशियल एलिमेंट भी होते हैं, बेनिफिशियल सोडियम, सिलेनियम, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोबाल्ट जो है वो बेनिफिशियल एलिमेंट है, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, वो भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कुछ रेयर एलिमेंट होते हैं जैसे कि स्ट्रॉन्शियम है ना, यूरेनियम, ये जो होते हैं वो भी प्लांट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आपको डाइवर्स फंक्शन के बेसिस पे आपको कैटेगरीज बनाई है, 4 कैटेगरीज हैं और 4 कैटेगरीज मैंने आपको बता दी थी, वो कौन कौन सी है। पहला जो है वो स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, बॉडी स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, है ना, जिसके अंदर होते हैं CHON, ये इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड। एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो कौन होते हैं साहब? एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड यानी कि एटीपी के अंदर जैसे फास्फोरस हो गया, है ना, जैसे क्लोरोफिल के अंदर हो गया कौन? मैग्नीशियम हो गया, इस तरीके से। और एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड के बाद में थर्ड कैटेगरी, ये 1, ये 2 और ये 3, वो है एंजाइम एक्टिवेशन। एंजाइम का एक्टिवेशन करने के लिए और इनिबिशन करने के लिए। तो एक्टिवेशन करने के लिए एक तो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 2 एंजाइम का एक्टिवेशन करता है, ठीक है। एक तो फोटोसिंथेसिस, मैग्नीशियम जो होता है वो 2 जगह काम में आता है आपके, एक आता है रेस्पिरेशन के अंदर और एक फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस में 2 एंजाइम होते हैं, रुबिस्को और पेप्केज, रुबिस्को और पेप्केज। और रेस्पिरेशन के अंदर आता है हेक्सोकाइनेज, जो ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम होता है, हेक्सोकाइनेज, ओके। और रेस्पिरेशन के अंदर एक और होता है जिसका नाम है, वो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो मैग्नीशियम, सॉरी मैंने उल्टा लिखा, हेक्सोकाइनेज, ये तो हो गया मैग्नीशियम की बात, ओके। आप यहाँ पे नोट में याद रख लो, जिंक जो होता है वो होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जिंक की वजह से होता है। मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया। और कौन होता है भाई एक्टिवेशन के लिए? चलो ठीक है, दोनों ही हो गए, मैग्नीशियम लिख दिया अपन ने और जिंक के बारे में लिख दिया। और भी होते हैं एक्टिवेशन करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मॉलिब्डेनम भी होता है, सारे नहीं लिखेंगे। नंबर 4 वो है आपके पास में, वो है नंबर 4 वो है ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस करने के लिए, वो होता है पोटेशियम और क्लोराइड, क्लोरीन आयन, ओके। ये इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें प्रोटॉन भी इंपॉर्टेंट होता है जो बफर एक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ये सारे 4 कैटेगरीज आपके पास में है। नाउ रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का रोल क्या है सर? रोल की अगर बात करें तो सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट के बहुत सारे काम होते हैं। तो जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की अगर बात करें तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस प्लांट में क्या होती है, जैसे परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ईटीएस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो प्लांट की बॉडी में इंपॉर्टेंट है, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को रेगुलेट करना वो इंपॉर्टेंट है। और तीसरा उसके ऑस्मोटिक पोटेंशियल को, किसको? ऑस्मोटिक पोटेंशियल को बैलेंस करना, ये इंपॉर्टेंट। 3 बड़े काम होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर, कौन कौन से? ईटीएस, मेंटेनेंस ऑफ और रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ द परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इनको एसेंशियल एलिमेंट जो है वो अपने आप में कवर करेंगे, अपने काम में उनको भागीदार बनाएंगे, देखेंगे कौन से वाले बनाते हैं। और ये होता है मेजर कंस्टिट्यूएंट, मतलब उनके स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं एसेंशियल एलिमेंट, है ना, जैसे कि इनका मैक्रोमोलिक्यूल्स का और कोएंजाइम्स का। एंजाइम वो जिनके अंदर इन मिनरल एलिमेंट स्ट्रक्चर का पार्ट हो, उनको कोएंजाइम्स बोलते हैं हम लोग, है ना। तो कोएंजाइम की तरह, और मैक्रोमोलिक्यूल बड़े बड़े मॉलिक्यूल है जिनके खुद के स्ट्रक्चर का पार्ट होंगे, जैसे क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया मैग्नीशियम, ऐसे। तो कोएंजाइम में मॉलिब्डेनम जो हो गया वो नाइट्रोजनेज एंजाइम का पार्ट हो गया, ऐसे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये ऐसे बड़े बड़े काम होते हैं इनके। तो हम सर ये तो काम हो गए, हमें बताइए एक एलिमेंट का क्या काम है
और वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो ये रहा साहब यहाँ पे नंबर 1 2 3 तीन यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर है फॉस्फोरस और फिर है पोटेशियम। ठीक है, नाइट्रोजन के 3 फॉर्म्स होते हैं। ये सबसे प्लांट में ग्रेटेस्ट अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन ग्रेटेस्ट अमाउंट। ठीक है, और नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनियम इनके फॉर्म में होता है। सबसे मेन फॉर्म एब्जॉर्प्शन की कौन सी होती है? नाइट्रोजन की। नाइट्रेट के फॉर्म में सॉइल से अपटेक करना पसंद करता है प्लांट, सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेबल फॉर्म है ये। बाकी इनका भी होता है, बहुत रेयर होता है, इसका सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये किसका कंस्टिट्यूएंट होता है? मतलब स्ट्रक्चरल पार्ट है प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड्स का और विटामिन्स का। ये तो होता है नाइट्रोजन। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस प्लांट्स में फॉस्फेट आयन के फॉर्म में है ना, PO4- फॉस्फेट आयन के फॉर्म में, और ये सेल मेम्ब्रेन का कंस्टिट्यूएंट होता है। मतलब फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोरस जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के लिपिड इनका पार्ट होता है। और ऑल न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स रिक्वायर्ड फॉस्फोरस। हमें पता ही है फॉस्फेट कार्बन नंबर 5 पर पेंटोज शुगर की, तो राइबोज न्यूक्लियस अगर हो चाहे कोई भी हो, और RNA हो चाहे DNA हो, फॉस्फेट रिक्वायर्ड है। तो चलो जी, ये हुआ फॉस्फोरस। अब है पोटेशियम, और ये पोटेशियम K+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, और ये एनायन कैटायन बैलेंसिंग के लिए काम में आता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को बैलेंस करने के लिए काम में आता है पोटेशियम। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो याद नहीं रहता कि पोटेशियम जो होता है वो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। ये मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है, जिसमें ट्रांसलेशन प्रोसेसेस होते हैं, वहां पर पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में काम में आने के साथ साथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्योंकि ये मैंने ट्रांसपोर्ट में पढ़ाया था आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो पोटेशियम सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल के अंदर जाता है, और आपको पता है प्रोटॉन जो होता है वो गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में आते हैं एक्टिव प्रोसेस से, पंप होकर के। तो वहां पर ये पोटेशियम सब्सिडरी से गार्ड सेल में आकर के वहां पर पोटेशियम मैलेट और या फिर क्लोराइड आयन जो सब्सिडरी से गार्ड में आ रहा है उसके साथ मिलकर के KCl बना करके सॉल्यूट बनाते हैं, और ये सॉल्यूट वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देता है, जिससे स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, और क्लोज होना है तो वापस पोटेशियम सब्सिडरी में चला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, पोटेशियम की वजह से बैलेंस होता है। नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, कैल्शियम। कैल्शियम Ca2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। इसका बहुत बड़ा रोल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, यहां मैंने कम लिखा है, आप NCERT से पूरा पढ़िएगा। सेल वॉल में कैल्शियम पैक्टेट मिडल लेमेला बनाने के लिए, और कई सर्टेन एंजाइम को एक्टिवेट भी करता है, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को मेंटेन करता है। कई और फंक्शन NCERT में लिखे हैं, याद कर लेना। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आयन के फॉर्म में यूज होता है, और ये जो होता है वो एंजाइम के एक्टिवेशन करता है। कहां कहां के? रेस्पिरेशन में हेक्सोकाइनेज, फोटोसिंथेसिस में पेप्केज एंड रूबिस्को, इनको आप ये एक्टिवेट करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये लिखा है यहाँ पर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA। तो ये मैं 3 स्टार लिख देता हूं यहाँ पर, यानी कि पॉलीमराइजेशन जो होते हैं, DNA पॉलीमर और RNA पॉलीमर, RNA पॉलीमरेज और DNA पॉलीमरेज एक्टिविटी जो होती है वो मैग्नीशियम के बिना नहीं हो सकती है, मैग्नीशियम आयन के बिना नहीं हो सकती है ना। एक तो राइबोसोम की दोनों यूनिट को जुड़ने के लिए भी काम में आता है। तो यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस में तो इसका काम है ही है। मैं कह रहा हूं न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, मतलब अगर DNA के रेप्लिकेशन के अंदर अगर हम बात करें तो DNA पॉलीमरेज से न्यू चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के सिंथेसिस के लिए, चेन के एलोंगेशन के लिए मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है। इसीलिए लिखा है, चाहे वो DNA हो चाहे RNA हो, दोनों के लिए। तो इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA, इनके सिंथेसिस के लिए। तो ये सब कुछ याद रह जाता है, ये याद नहीं रहता है तो मैग्नीशियम का याद रखना यहाँ पे, सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RNA, एंड इट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का तो स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कंस्टिट्यूएंट। तो ये हो गया मैग्नीशियम। नाउ कम टू द सल्फर, सल्फेट के फॉर्म में, SO4 2- के फॉर्म में। ओके, और प्रेजेंट ये जो सल्फर होता है वो एमिनो एसिड का कंस्टिट्यूएंट होता है। 2 एमिनो एसिड, सिस्टीन एंड मिथियोनिन। सिस्टीन एंड मिथियोनिन रट लेना। और ये और भी चीजों का पार्ट होता है, कोई का स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, किसका? कई सारे कोएंजाइम का और विटामिन का। कोएंजाइम और विटामिन का पार्ट होता है सल्फर, ये भी याद रखिएगा। आयरन की बात करें तो ये आयरन जो होता है वो इस फॉर्म में, फेरिक, दोनों फॉर्म याद रखिए, नाम फेरस Fe2+, Fe3+, फेरिक, ये फॉर्म ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। इट इज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। ETS में जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं उनमें,
और ये Fe2+ से Fe3+ और फिर Fe3+ से वापस Fe2+ में जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन जब इसके पास Fe2+ सबसे पहले होता है ये Fe3+ के फॉर्म में, और Fe3+ के पास इलेक्ट्रॉन आते ही ये कन्वर्ट हो गया Fe2+ में। Fe2+ आगे वाले को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वापस Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल रेडॉक्स रिएक्शन चलती रहती है। ETS का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के जो प्रोटीन होते हैं उनका ये आयरन कंस्टिट्यूएंट होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है। Fe3+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, फिर वो 2 में कन्वर्ट होता है, फिर ये आगे किसी और को दे देता है, फिर वापस 3 में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे। और साथ ही साथ ये क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए भी रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा और भी कई बातें हैं, कैटालेज एंजाइम के लिए भी रहता है, तो सारी बातें आप याद कर लेना। मैग्नीज जो होता है वो कैसे एब्जॉर्ब होता है भाई? एब्जॉर्ब इन द मैग्नस आयन, एंड मेन फंक्शन जो होता है ये होता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स जो होता है, जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है, उसमें वाटर की स्प्लिटिंग करता है ये 2H+O, ऑक्सीजन रिलीज करवाएगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, और यहाँ पर प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन मतलब 2 हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, तो इसको वाटर स्प्लिटिंग बोलते हैं। और वाटर स्प्लिटिंग ऑक्सीजन इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स के साथ रिलेटेड होता है फोटोसिंथेसिस में। तो ये मैग्नीज जो है वो इसका पार्ट है ऑक्सीजन इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स का, तो ये वाटर स्प्लिटिंग के लिए रिक्वायर्ड है। इसके साथ में क्लोरीन भी रिक्वायर्ड होता है। मैग्नीज तो होता ही होता है, क्लोरीन भी ऑक्सीजन इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है। ये दोनों रिक्वायर्ड होते हैं इसको स्प्लिट करने के लिए, ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जिंक की बात करें तो जिंक जो होता है Zn2+ के फॉर्म में, और ये एंजाइम जो है वो कार्बोक्सिलेजेस एंजाइम जो होते हैं, तो एंजाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं कार्बोक्सिलेजेस, उनके लिए रिक्वायर्ड होता है जिंक। और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए भी रिक्वायर्ड होता है। तो जितने भी कार्बोक्सिलेजेस हैं जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की बात आएगी वहां जिंक होगा कार्बोक्सिलेजेस वाले एंजाइम में, और साथ ही साथ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करने के लिए काम आता है। और ये याद रखना ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए जिंक रिक्वायर्ड होता है। कॉपर की बात करें 10th, तो ये क्यूप्रिक आयन के फॉर्म में, क्यूप्रिक, और सेम वैसे ही बात है, वो आयरन जैसे Cu या Cu2+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, Cu+ में कन्वर्ट होगा और फिर वापस दे देगा। ऐसे ही ये रेडॉक्स रिएक्शन में काम में आता है। और ये भी किसका कंस्टिट्यूएंट होता है? ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का कंस्टिट्यूएंट होता है। साइटोक्रोम्स, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स होते हैं उनका कंस्टिट्यूएंट होता है, ओके। बोरॉन इंपॉर्टेंट होता है भाई, बोरॉन कैल्शियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके अपटेक के लिए। कैल्शियम सॉइल से अपटेक होता किस पर डिपेंड करता है? बोरोन पर। और ये इसके एब्जॉर्प्शन फॉर्म याद रखना, रट लेना, दोनों फॉर्म्स होते हैं बोरेट आयन कि दोनों फॉर्म में ये ऑब्जॉर्व हो सकता है। और पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन, पोलन का जर्मिनेशन जो होता है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन बोरोन पर डिपेंड होता है। क्लोरीन की बात कर लें सर, क्लोरीन जो होता है वो सेम इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को डिटरमाइन करता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसमें काम में आता है क्लोरीन। नंबर 13 वो है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम जो होता है वो मॉलिब्डेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, और ये कंस्टिट्यूएंट होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम का, इसका खुद का पार्ट होता है ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम का। और इसके अलावा आपको पता है कि नाइट्रेट रिडक्टेज जो होता है उसको एक्टिवेट करता है, उसका भी पार्ट होता है वो, ठीक है। ऐसे करके ये मॉलिब्डेनम एनसीईआरटी में दिया, रट लेना। ये हो गया रोल। तो टोटल ये थे रोल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ओके। चलिए जी आगे बढ़े। अब है डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। एक एसेंशियल एलिमेंट के डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है वो क्या क्या हो सकते हैं? तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं भाई? सिंपल बात है, when supply of essential element become limited, plant growth is retarded. The concentration of essential element below which plant growth is retarded called critical concentration. क्रिटिकल कंसंट्रेशन वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। वो कंसंट्रेशन जैसे नीचे अगर कंसंट्रेशन है तो फिर वो प्लांट की ग्रोथ जो है वो रिटार्डेड हो जाएगी। अब इन एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट प्लांट शोज सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एंड दीज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर कॉल्ड डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ओके। अब यहाँ पे एक ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिएगा। 2 टाइप के एलिमेंट होते हैं, ओके। मोबिलिटी प्लांट के अंदर मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी 2 टाइप की होती है, एक होते हैं फास्ट मोबाइल और एक होते हैं स्लो मोबाइल। फास्ट वाले जो है वो है नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और पोटेशियम। स्लो जो है वो है आपके पास में लाइक कैल्शियम, है ना।
इस कैल्शियम को तो अपन इमोबाइल भी बोल, स्लो और इमोबाइल, स्लो और इमोबाइल, स्लो और इमोबाइल। तो ये कैल्शियम हो गया। अब देखो जब क्या होगा कि ये अगर लीफ अगर मान लो डेड हो रही है, मर रही है, तो उससे तेजी से जो भागने वाले होंगे वो होंगे ये वाले। तो बताइए डेफिशिएंसी उसकी पहले किसमें देखने को मिलेगी? यंग वाला पार्ट और ओल्ड वाला पार्ट है, दो पार्ट का ये डिसीजन हो रहा है। तो जो तेजी से भागेंगे वो ओल्ड को छोड़ करके न्यू में भाग जाएंगे, ओल्ड को छोड़ करके न्यू यंग पार्ट में चले जाएंगे। तो उस टाइम पर डेफिशिएंसी ओल्ड में देखने को मिलेगी। तो फास्ट वालों की डेफिशिएंसी कहां देखने को मिलेगी? फर्स्ट डेफिशिएंसी सीन फर्स्ट इन ओल्ड पार्ट में। और स्लो वाले जो होते हैं ये छोड़ के भाग नहीं सकेंगे, तो छोड़ के भाग नहीं सकेंगे तो यहां तो प्रेजेंट होंगे, यहां डेफिशिएंस हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि स्लो वालों की डेफिशिएंसी कहां देखने को मिलेगी? यंग वालों में देखने को मिलेगी। तो यंग पार्ट में डेफिशिएंसी स्लो वालों की देखने को मिलती है फर्स्ट, और ओल्ड पार्ट में डेफिशिएंसी फर्स्ट देखने को मिलती है जो फास्ट मोबाइल एलिमेंट होते हैं उनकी। तो ये पैराग्राफ आपका यहाँ पे खत्म हो गया। अब आपके पास में क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ, प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीव्स, इन्हिबिशन ऑफ सेल, इसके अंदर ये जितने भी एलिमेंट है वो इनकी लिस्ट दे रखी है। तो ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स किन किन वजह से होता है ये आपको रटना है, इसका कोई दो राय नहीं है, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। ओके, अब यहां पर एक चीज बताते हैं आपको, वो ये है कि कोई एलिमेंट, एक एलिमेंट है और न्यूट्रिएंट है ना, मिनरल न्यूट्रिएंट है। एक एलिमेंट बोल दो चाहे न्यूट्रिएंट बोल दो, न्यूट्रिएंट बोलो तो ज्यादा अच्छा वर्ड है। सिंगल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, एक सिंगल न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी जो होती है वो कई सारे सिम्टम्स अपीयर कर सकती है, मेनी सिम्टम्स, मेनी सिम्टम्स। एक एलिमेंट अगर कम है तो वो कई सारे सिम्टम्स कॉज कर सकता है ना। और सिंगल एक बात बताएं तो एक वन सिम्टम कैन कॉज बाय मेनी एलिमेंट ऑल्सो, मेनी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। बहुत सारे न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी जो है, अगर बहुत सारे एलिमेंट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो रहे हैं तो एक टाइप का, दो टाइप का, तीन टाइप का, तो ये न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी ये सिम्टम कर सकता है, इसका भी ये कर सकता है, इसकी डेफिशिएंसी भी ये कर सकता है। तो ये भी पॉसिबल है। और अगर एक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो गया तो वो ये भी सिम्टम कॉज कर सकता है, वो सिम्टम भी कॉज कर सकता है, फला भी कर सकता है, ढिमका भी कर सकता है। तो एक की कमी कई सारे सिम्टम, और यहां पर एक सिम्टम कई सारों की कमी की वजह से आ सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर? ये यहां पर लिखा गया है आगे। नाउ कम टू द टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी जो होती है वो किसकी होती है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की होती है। तो टॉक्सिक कंसंट्रेशन किसको बोलेंगे भाई? ये कोई कंसंट्रेशन तो होगी ना जिसको हम बोलेंगे कि सर टॉक्सिक कंसंट्रेशन है। तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन किसी भी एलिमेंट की, माइक्रो न्यूट्रिएंट की, ट्रेस अमाउंट में, ट्रेस एलिमेंट की, वो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जिसके ऊपर प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, तो वो टॉक्सिक कंसंट्रेशन नहीं है। थोड़ी और दे दिया, मान लो 10 कंसंट्रेशन थी, आपने 2 और मिला दी, अब कंसंट्रेशन हो गई 12। 10 के ऊपर वो नॉर्मल ग्रोथ करा था, नॉर्मल बायोमास ड्राई वेट जो है वो आ रहा था 1 kg, मान लेते हैं 1 kg आ रहा था। अगर यहां पर 10 कंसंट्रेशन है, आपने 12 कर दी, 12 करने के बाद में ये 10% रिड्यूस हो गया। 1 kg से 10% बायोमास अब कम मिला है, मतलब इसके बढ़ाने से ये कम हो गया। तो अब ये 12 जो है वो एक टॉक्सिक कंसंट्रेशन है। तो हम कह सकते हैं कि इस एलिमेंट की वो कंसंट्रेशन जो है वो एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन, जिससे ऊपर की वो कंसंट्रेशन जो है, अगर आप जाओगे तो आप बोलोगे उसको सर ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ऊपर की कोई कंसंट्रेशन होगी तो वो उसकी टॉक्सिक कंसंट्रेशन होगी। तो 10 एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, 11 एक टॉक्सिक कंसंट्रेशन है। तो उससे हम बोलेंगे कि सर हम कैसे पता करें कि वो 11 टॉक्सिक कंसंट्रेशन है? तो जितनी बढ़ाने पर अगर 10% रिड्यूस जहां पर मिल जाए, मान लो 11 करने पर 10% रिडक्शन नहीं मिला, 12 करने पर 10% रिडक्शन हो गया बायोमास पूरा बनाने में, तो इस एलिमेंट की वजह से बायोमास कम बना,
ये ड्राई वेट कम बना तो फिर वो कंसंट्रेशन अब उसकी टॉक्सिक कंसंट्रेशन कहलाएगी। अब मैग्नीज की टॉक्सिक कंसंट्रेशन से जो सिम्टम अपीयर होता है वो एनसीईआरटी में दे रखा है, क्लोराइटिक वेन वाला। और मैग्नीज की कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से, उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से जो सिम्टम अपीयर होता है वो सिम्टम एक्चुअली किसी और एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी होने की वजह से अपीयर होता है। तो सर हम ये कह सकते हैं कि उस मैग्नीज की बढ़ी हुई कंसंट्रेशन ने किसी और एलिमेंट को अपना काम नहीं करने दिया या उनके काम में कुछ बाधा उत्पन्न कर दी। तो वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद करो। आयरन और मैग्नीशियम के एंजाइम को बाइंड करने के लिए वो कंपटीशन शो करते हैं, कैल्शियम के अपटेक में दिक्कत करते हैं। तो इनकी चीजों में दिक्कत आएगी तो इनका काम कम हो जाएगा, उसकी वजह से सिम्टम अपीयर हुआ। इनका काम किसकी वजह से कम हुआ? वो मैग्नीज की ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह से कम हुआ। तो हम कह दिए कि ये मैग्नीज की ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह से सिम्टम अपीयर हुआ है। दैट्स व्हाई। ओके, क्लियर। अब है भाई सर मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। हम बात करते हैं सर मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन की। सर कैसे एब्जॉर्ब होता है, मैकेनिज्म कैसा है? देखो, पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इन एपोप्लास्ट। तो देखो क्या होता है, एक रूट है, ये रूट का ये मैं बांध लो, ऐसे बना देता हूं। ये हो गया रूट है, ये कॉर्टेक्स की सेल, ये कॉर्टेक्स के बाद में ये एंडोडर्मिस की सेल है। किसकी सेल है? एंडोडर्मिस। और ये पेरिसाइकल, ठीक है। और एंडोडर्मिस के ऊपर कौन है भाई? कैस्पेरियन स्ट्रिप है। कौन है? कैस्पेरियन स्ट्रिप, ठीक है। और इसके बगल के अंदर कौन है? दूसरी वाली सेल्स है, यहां पर मान लेते हैं दूसरी सेल्स लगा देते हैं हम लोग। यहां पर बगल में दूसरा वाला है, रूट हेयर है, तो ये दूसरा सेल ऐसे लगा देते हैं, यूं मान लो ये दूसरी सेल्स है। ओके, ऐसे सेल्स है मान लो, करेक्ट। और यहां फिर कौन आ जाएगा? जाइलम आ जाएगा। यहां पर मैं बना दिया जाइलम, जाइलम यहां तक पहुंचाना है आपको कैसे भी करके। फिर यहां पर जाइलम में ऊपर असेंट ऑफ सैप के थ्रू ऊपर चला जाएगा। ये रूट हो गया। तो रूट का मैंने डायग्राम बना दिया है आपके सामने इस तरीके से। ये कंप्लीट रूट है, इसका सेंट्रल पार्ट हो गया, ये ऊपर चला जाएगा ऐसे करके, है ना। अब आप देखो मिनरल, ये कौन है? सॉइल। यहाँ सॉइल है, सॉइल में कौन है? एम फॉर मिनरल। अब ये मिनरल जो होगा वो आपको क्या करेगा? वाटर के साथ जाएगा। क्या जाएगा? वाटर के साथ, है ना। तो पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस इन एपोप्लास्ट अकर थ्रू आयन चैनल्स एंड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। On the other hand, movement of ions into symplast occur by expenditure of energy by active processes। ठीक है। अब आपको ये समझ में आना पड़ेगा कि सर ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना ये चाह रहा है कि ये तो है एपोप्लास्ट, इसको तो इन्होंने बोल दिया एपोप्लास्ट। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ आयन पड़ा हुआ है, ये कहां से आया? ये ऊपर की तरफ में वाटर के साथ में आ गया यहाँ पर। तो यहाँ मिनरल पड़े हुए हैं, ये सारे मिनरल हैं, ये हो गया एपोप्लास्ट। ओके। और ये अंदर की तरफ में है सिम्प्लास्ट। क्या है? सिम्प्लास्ट। तो क्या करता है? रूट हेयर जो होता है, ये रूट हेयर सॉइल से डायरेक्ट काम नहीं करता, ये एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट में लाना है। तो आपको यहां पे ध्यान देना है कि ये है एपोप्लास्ट। ओके, यहां पर मिनरल आयन प्रेजेंट है, यहां का मिनरल आयन को अंदर पहुंचाना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करो कि ये अंदर बन गया सिम्प्लास्ट, ये है सिम्प्लास्ट। तो यहां देखो मिनरल को यहां सॉइल से नहीं उठाना, सॉइल तो ये ले लिया उन्होंने,
अब यहां से यहां तक अंदर पहुंचाना है, तो ये हो गया आउटर स्पेस, ये हो गया इनर स्पेस। इनर स्पेस हो गया इसका साइटोप्लाज्म सिम्प्लास्ट, आउटर स्पेस हो गया इसके सेल वॉल वाला। तो क्या होता है, अंदर से कोई चीज बाहर जा रही है, तो पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इन एपोप्लास्ट, तो पैसिव मूवमेंट्स ऑफ आयन इन एपोप्लास्ट अकर थ्रू आयन चैनल्स एंड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, एंड अदर हैंड movement of ion into symplast occur by expenditure of energy by active processes. ठीक है, the movement of ion is called flux, the inward movement of called influx, अंदर जाना है उसको बोलते हैं influx, and outward movement is called efflux. तो ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉलिड, तो आप देखो इनफ्लक्स और इफ्लक्स, यहां से यहां, यहां से वहां, आउटर स्पेस टू इनर स्पेस, तो ये एपोप्लास्ट को तो बोलते हैं आउटर स्पेस, क्या बोलते हैं, आउटर स्पेस, और इसको हम बोलते हैं इनर स्पेस। कहां गया वो, सिम्प्लास्ट, इसको बोलते हैं इनर स्पेस, इनर स्पेस। तो पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस इन एपोप्लास्ट अकर थ्रू आयन चैनल्स, और दूसरा जो होता है वो सिम्प्लास्ट में। अब मैं आपको समझाता हूं ये कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि ये वाली बात, ये देखिए यहां पर, अब ये हो गया सिम्प्लास्ट, ये एक साइड का रूट हेयर है, ये उसके वॉल के ऊपर है कैटाइन, और यहां पर आप देखिए ये सिम्प्लास्ट और ये आउटर स्पेस और ये इनर स्पेस हो गया। वो कहना चाह रहा है कि आयन चैनल के थ्रू, किसके थ्रू, कुछ जो होते हैं वो अलग आयन चैनल होते हैं, और ये आयन चैनल के थ्रू जो होते हैं यहां से बाहर की तरफ में ये बाहर मूव होते रहते हैं, पैसिव मूवमेंट शो करते हैं। और कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, आप ये पोटेशियम जो होता है वो यहां पर आयन चैनल के थ्रू अंदर मूव कर रहा है, लेकिन ये इसका अंदर मूव करना एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी पर डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि यहां से प्रोटॉन जो होता है वो एटीपी खर्च करके बाहर आएगा, ये देखो ये एटीपी है, ये एटीपी खर्च करके जब प्रोटॉन पंप इनको बाहर भेजेगा तभी पोटेशियम अंदर करेगा। इसको हम बोलते हैं एक्टिव अपटेक। क्या बोलते हैं, एक्टिव अपटेक। सर इनको एक्टिव अपटेक क्यों बोला, एक्टिव अपटेक इसलिए बोला क्योंकि डायरेक्ट एनर्जी नहीं लग रही है, इनडायरेक्ट एनर्जी लग रही है। इस पोटेशियम को अंदर लाने के लिए एटीपी लग रहा है, लेकिन आप बोलोगे सर कहां लग रहा है, अरे भाई पोटेशियम को अंदर लाने के लिए बाहर प्रोटॉन भेजना पड़ेगा, और प्रोटॉन भेजने के लिए एनर्जी लगती है, इसलिए हम इसको एक्टिव अपटेक बोलते हैं। तो इसलिए वो एनसीईआरटी में लिखा है मूवमेंट ऑफ आयन इनटू इनर स्पेस और सिम्प्लास्ट इज एक्टिव, है ना। तो ये इसका मतलब है कि पोटेशियम अंदर आने का मतलब ये एक्टिव हो गया। और कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहां से आयन जो होते हैं वो बाहर चैनल के थ्रू मूव करते रहते हैं पैसिवली। तो कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, इधर से मूव करते रहते हैं, पैसिव मूवमेंट शो भी होता है उनका, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग बाहर भी चले जाते हैं ये लोग, ठीक है। एक तो ये हो गया और ये भी हो गया। तो भाई पोटेशियम का एक्टिव अपटेक हो गया, लेकिन एक्टिव अपटेक में एक को बाहर भेजना पड़ा तब अंदर आया, इसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो एक्टिव अपटेक का एक तरीका है आयन एक्सचेंज करके। दूसरा, नाइट्रेट को अंदर पहुंचाना है, नाइट्रेट को अंदर पहुंचाना है तो भी एक्टिव प्रोसेस से जाता है। ये एक्टिव प्रोसेस से कैसे जाएगा, इसको ले जाने वाला जो प्रोटीन है वो कहता है भाई मैं नाइट्रेट को तभी ले जाऊंगा जब मेरी साइड में प्रोटॉन बैठेगा। तो प्रोटॉन बोलता है यार मेरे को अंदर ज्यादा हूं मैं, मेरे को बाहर आना पड़ेगा तब मैं यहाँ पे बैठ पाऊंगा। तो प्रोटॉन कहता है कि मैं पहले ही ऑलरेडी ही अंदर कम हूं, तो बोला कुछ भी हो तुमको बाहर जाना पड़ेगा, तुम यहाँ बैठोगे तभी आएगा। तो ये यहाँ पर एटीपी यूज करता है और बाहर चला जाता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और फिर ये प्रोटॉन यहाँ बैठता है, नाइट्रेट को बिठाता है और अंदर आता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि नाइट्रेट का अपटेक कैसा हो गया, एक्टिव हो गया नहीं हो गया, क्योंकि इसको अपटेक होने के लिए एनर्जी लगी, इनडायरेक्टली वह यहाँ नहीं लगी एनर्जी, लेकिन लगी तो सही ना, इसके बिना ये काम नहीं हो सकता था। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो प्रोटॉन और नाइट्रेट दोनों साथ अंदर मूव हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिम्पोर्ट। तो इसको बोलते हैं एक्टिव सिम्पोर्ट। तो एक्टिव सिम्पोर्ट से ये अंदर आ गया। और दूसरा ये क्या है, इसमें प्रोटॉन बाहर जाता है, ये अंदर जाता है, तो इसको एक्सचेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं आयन एक्सचेंज और एक्टिव आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो ये जो ऊपर लिखा है एनसीईआरटी में कि एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट में एक्टिवली मूव होते हैं, एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट में इनफ्लक्स एक्टिव होता है, आउटर स्पेस टू इनर स्पेस, और इनर स्पेस टू आउटर स्पेस कुछ जो होते हैं, इनर स्पेस टू आउटर स्पेस ये प्रोटीन की हेल्प करके कुछ जो है वो ऐसे ही मूव करते रहते हैं बाहर की तरफ में। ओके, क्लियर। तो ये ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, क्लियर। तो ये था आपके मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। और अब जो एब्जॉर्ब हुआ है उसका ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, जाइलम सैप के थ्रू होता है।
तो यहाँ पे देखिए ये लिखा है ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट अकर थ्रू जाइलम अलोंग विद द असेंड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर, वाटर के साथ में। और अपटेक ऊपर सॉइल के अंदर, वो लीफ के अंदर अपटेक मेनली एक्टिव और कम पैसिव तरीके से भी होता है। तो सॉइल का ये तो अपटेक हो गया मिनरल का मेनली एक्टिव तरीका। सर पैसिव तरीके से कैसे अपटेक होते हैं? तो जैसे आयन अंदर से बाहर मूव हो रहे हैं, वैसे आयन जो होते हैं वो आउटर स्पेस टू इनर स्पेस जो होते हैं वो इन प्रोटीन चैनल के थ्रू बाहर से अंदर भी मूव हो सकते हैं, बाहर से अंदर भी मूव हो सकते हैं। तो ये पैसिव तरीका है और एक्टिव तरीका है, दोनों तरीकों से आप समझ सकते हो इसको। ओके, पैसिव एंड एक्टिव। नाउ कम टू द सॉइल एज द रिजर्वॉयर ऑफ एलिमेंट्स। तो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये वेदरिंग से होता है। सॉइल का काम क्या होता है? वाटर को होल्ड करता है, कैपिलरी वाटर जो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है, तो वाटर को होल्ड करने। और वो सॉइल जो होता है कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया को भी एक रहने के लिए जगह प्रदान करता है, जिनको जगह अवेलेबल करवाता है। तो इट हार्बर्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उसमें से नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया को भी ये रखता है, तो इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सॉइल को एयर सप्लाई करता है, वहां एयर होता है इसलिए। और सॉइल को जड़ों को वहां जकड़ के रखने के काम भी करता है, उनको स्टैब्लिश करता है, एनकरेज प्रोवाइड करता है। तो सॉइल के बहुत बड़े काम है डिफरेंट। और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो उसकी सप्लाई करते ही है, ये आपको पता ही है। नाउ कम टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म की हम बात करते हैं कि सर ये कैसे होता है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को समझना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको समझना होगा नाइट्रोजन साइकिल। क्या समझना होगा? नाइट्रोजन साइकिल। इसको समझिए क्या होता है। मैं आपको एक सिंपल वे में एक चीज बताता हूं, यहां पर आप समझिएगा। ओके, ये डायग्राम है, उसको समझना। इसको सिंपल एक बात समझिए कि आपको एक प्लांट को फोकस करना है। किसको? प्लांट। ये प्लांट के पास में नाइट्रोजन कहां से आएगा सर? प्लांट के बॉडी के अंदर नाइट्रोजन का सोर्स क्या है? तो वो है सॉइल से नाइट्रेट। कौन है? सॉइल से नाइट्रेट। ये जो नाइट्रेट है ये यहां आएगा, अपटेक होगा और अपटेक होकर के प्लांट की बॉडी में चला जाएगा। गॉट इट? तो ये नाइट्रेट जा रहा है यहां पर सॉइल से। कहां से जा रहा है? सॉइल से। आप बोलेंगे सर प्लांट का अपटेक जो है वो सॉइल से 99% नाइट्रेट के फॉर्म में होगा क्या? यस। मतलब प्लांट को अगर नाइट्रोजन अगर बॉडी में चाहिए, अब आप बोलोगे सर प्लांट के अंदर नाइट्रोजन किस में चाहिए? तो प्लांट के अंदर नाइट्रोजन एक बार जब नाइट्रेट आ जाता है, तो मैं यहां लिख रहा हूं कि प्लांट में कौन आ गया? ये नाइट्रेट आ गया। और ये नाइट्रेट प्लांट के अंदर क्या होता है? ये नाइट्रेट जो होता है प्लांट की बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी में ही कन्वर्ट हो रहा है। नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा और नाइट्राइट जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट होगा और अमोनिया जो है वो अमोनियम में कन्वर्ट होगी। किसमें कन्वर्ट होगी? अमोनियम में कन्वर्ट होगी। अब आप बोलेंगे कि सर ये अमोनियम में कन्वर्ट हुआ तो इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेट एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट एसिमिलेशन। नाइट्रेट एसिमिलेशन। और नाइट्रेट एसिमिलेशन में एंजाइम कौन सा लगता है? उस एंजाइम का नाम है नाइट्राइट रिडक्टेज और नाइट्रेट रिडक्टेज। तो ये जो है यहां पर लग रहा है नाइट्राइट रिडक्टेज और नाइट्रेट रिडक्टेज। तो ये एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू होता है। तो यहां पर कौन सा एंजाइम लगा? यहां लगा नाइट्रेट रिडक्टेज। और यहां पर कौन सा लगा एंजाइम? नाइट्राइट रिडक्टेज। ओके, और यहां इसको प्रोटॉन डोनेट हो गया। तो ऐसा करके आप कह सकते हैं कि नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्राइट रिडक्टेज और इलेक्ट्रॉन के जो कैरियर्स होते हैं वो इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और प्रोटॉन कैरियर्स प्रोटॉन डोनेट करते हैं। तो आप बताइए नाइट्रेट एसिमिलेशन में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है नाइट्रेट का। किसमें? नाइट्रेट गॉट रिडक्टेड इनटू अमोनियम। और सर ये अमोनियम कहां चला जाएगा? ये अमोनियम जो होता है वो प्लांट की बॉडी में क्या बनाने के लिए काम में आता है? एमिनो एसिड बनाने के लिए काम में आता है अमोनियम। तो अमोनियम जो होता है वो टॉक्सिक होता है, बनते ही प्लांट की बॉडी में ये कहां जाएगा? लीव्स में। तो ये काम हो रहा है, ये काम जो हो रहा है वो होने के बाद में ये लीव्स के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनियम एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया अमोनिया का फेट, या हम बोलेंगे एसिमिलेशन ऑफ अमोनियम, एसिमिलेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया एसिमिलेशन ये हो गया नाइट्रेट एसिमिलेशन अमोनिया में।
और अमोनिया का एसिमिलेशन हो गया एमिनो एसिड में, और एमिनो एसिड क्या बना लेंगे आगे जाकर के, प्रोटीन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, प्रोटीन। तो बताइए आपको ये प्रोटीन चाहिए तो ये काम करना पड़ेगा। प्लांट की बॉडी में प्रोटीन कैसे बना, प्लांट की बॉडी ने सॉइल से नाइट्रेट अपटेक किया, नाइट्रेट को इन्होंने नाइट्रेट एसिमिलेशन के थ्रू अमोनिया बनाया, और अमोनियम जो है वो अमोनिया बोल सकते हो, अमोनिया अमोनियम में कन्वर्ट होकर के एमिनो एसिड बनाया, एमिनो एसिड ने प्रोटीन बना लिया। तो बताओ प्लांट को प्रोटीन बनाना मतलब डिपेंड था सॉइल के अंदर प्रेजेंट नाइट्रेट पर। तो सॉइल में नाइट्रेट कहां से आया, ये इंपॉर्टेंट कहानी हो गई। अब सर नाइट्रेट जो है वो आ सकता है कैसे, तो ये जो डायग्राम में ये एरो बना है ये गलत बना है यहाँ पे ना, ये इसको ऐसे बनाओ कि ये जो नाइट्रेट होता है वो ऐसे ऊपर की तरफ में मूव हो रहा है। ओके, ओनली नाइट्रेट। ये तो है आउटगोइंग, ये तो है आउटगोइंग। इनकमिंग देखो भाई नाइट्रेट आया किधर किधर से, तो नाइट्रेट का सोर्स है पहले ये नाइट्रेट, ये रेड कलर के अंदर प्रेजेंट है। ये किसमें प्रेजेंट है, ये नाइट्रेट सॉइल में प्रेजेंट है, क्योंकि प्लांट की रूट सॉइल से तो उठाती है उसको। अब ये सॉइल के अंदर नाइट्रेट के इनकमिंग क्या है, सर सॉइल के अंदर नाइट्रेट की इनकमिंग ये रहा इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि एसिड रेन जो होता है ना, एसिड रेन, नाइट्रोजन गैस एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, एटमोस्फियर में, और 78% के अराउंड प्रेजेंट है। तो 78% नाइट्रोजन गैस जो है उनमें से नाइट्रोजन जो होता है कुछ मॉलिक्यूल उसके ऑक्सीजन के संपर्क में आके इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो वाटर वेपर के साथ मिलकर के HNO3 जैसे नाइट्रिक एसिड जैसे एसिड के साथ में वाटर के साथ नीचे आ जाता है, और नीचे आता है तो फिर वो वहां पर क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होने के बाद में हम कह सकते हैं कि ये ब्रेकडाउन हो गया, और ब्रेकडाउन होने के बाद में ये नाइट्रेट के फॉर्म में HNO3H प्लस NO3 माइनस, तो ये नाइट्रेट का सोर्स हो गया। और वो एक्चुअली HNO3 क्यों बना, क्योंकि वाटर वेपर के साथ में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का संपर्क हुआ। सर नाइट्रोजन के ऑक्साइड का संपर्क नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनने की वजह से हुआ, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कैसे बन गए सर, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन तो गैस के फॉर्म में थी, वहां ऑक्सीजन भी था, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वजह से ये दोनों मिलकर के ऑक्साइड्स ऊपर ही बन गए। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक तरीका है सॉइल में नाइट्रेट को लाने का। ये रेयर होता है, ये इसके ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते, ये बहुत रेयर है। तो सर मेन तरीका है नाइट्रेट को लाने का, वो कौन सा है, वो है सॉइल में प्रेजेंट होते हैं नाइट्राइट। ये नाइट्राइट कन्वर्ट होते हैं नाइट्रेट में, और नाइट्राइट को कन्वर्ट करने के लिए बैक्टीरिया का ग्रुप लगता है, बी ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर। ओके, तो बी ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये होते हैं कीमो ऑटोट्रोप, मतलब नाइट्राइट केमिकल को नाइट्रेट केमिकल में कन्वर्ट करते हैं, और इससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको अपनी लाइफ चलाने के लिए काम में लेते हैं। ऑटोट्रोपिक होते हैं, कीमो ऑटोट्रोपिक होते हैं। ओके, तो ये बी ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा सवाल आया स्टूडेंट का, सर ये नाइट्राइट कहां से आया सॉइल में, तो सॉइल के अंदर नाइट्राइट आता है अमोनिया से ऑक्सीडाइज होकर के, नाइट्राइट से नाइट्रेट बना ऑक्सीडेशन से, नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रेट में, ये करते हैं ये बैक्टीरिया, और यहां पर होता है ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। ये ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अमोनिया जो प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, उस सॉइल में प्रेजेंट अमोनिया को नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज करती है, और ये बैक्टीरिया भी कीमो ऑटोट्रोप होते हैं। तो बताओ नाइट्राइट का सोर्स इन अमोनिया से हुआ, और अमोनिया का ऑक्सीडेशन करने की वजह से इन बैक्टीरिया ने किया, कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ने अमोनिया को नाइट्राइट में बदल दिया। तो बताओ भाई नाइट्राइट आ गया समझ में, नाइट्राइट बनाने के लिए अमोनिया चाहिए। सर सॉइल में अमोनिया कहां से आया, अब आ गया इंपॉर्टेंट काम अमोनिया का। अब आप बताइए सारा दारोमदार, अगर नाइट्रेट अगर आपको सॉइल में चाहिए तो सॉइल में अमोनिया चाहिए, क्योंकि अमोनिया ही ऑक्सीडाइज होकर के 2 स्टेप में ऑक्सीडाइज होकर के नाइट्रेट बनाती है। ये तो एक रेयर तरीका हो गया, ये मान सकते हैं 1% काम कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम काम 99% तो नाइट्रेट को बनना अमोनिया से ही है। तो सॉइल में अमोनिया कहां से आई, सॉइल में अमोनिया आने के 3 इनलेट हैं, इनकमिंग्स हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये वाली। सर ये सॉइल के अंदर क्या होता है कि ये जो प्लांट है उस प्लांट के अंदर प्रेजेंट है प्रोटीन, और ये मर गया, ठीक है, सॉरी प्लांट को खा लिया एनिमल ने, वो प्रोटीन एनिमल में पहुंच गई। अब ये एनिमल मर गया तो वो प्रोटीन सॉइल में आ गई, है ना, सॉइल में पड़ गया वो एनिमल मर के।
प्लांट के कोई पार्ट टूट पार्ट के नीचे पड़े तो वो भी सॉइल में आ गए। तो सॉइल में उनका क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है, डीके हो रहा है, डीकेइंग बायोमास। इनका बायोमास जो है वो डीके हो रहा है, डीकम्पोजिशन हो रहा है। अब डीकम्पोजिशन भी सॉइल के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट माइक्रोब्स करते हैं। उन माइक्रोब्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको बोलते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। तो अमोनिफिकेशन करते हैं, वो क्या करते हैं, अमोनिफिकेशन। तो अमोनिफिकेशन करने के लिए यहां पर मैं लिख देता हूं BAC। BAC मतलब बैक्टीरिया ही करेंगे यहां पर, और ये आपको नाम रखना है कि अमोनिफिकेशन कौन से बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। और मैंने इस रॉ के ऊपर भी लिख दिया BAC, ठीक है। तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं BAC, यहां पर भी होते हैं बैक्टीरिया, और यहां भी लिख देता हूं BAC। तो सॉइल के अंदर एक तो हो गए अमोनिया को बनाने वाले बैक्टीरिया। तो अमोनिया को बनाने वाले बैक्टीरिया ने यहाँ की जो प्रोटीन है उससे अमोनिया बनाया, उसमें से कुछ अमोनिया तो गैस के फॉर्म में उड़ गया, और 90% अमोनिया जो है वो सॉइल के अंदर उड़ने से पहले ही यहाँ प्रेजेंट बैक्टीरिया ने उसको ट्रैप कर लिया, उड़ने नहीं दिया, उड़ने से पहले ही उसको इधर कन्वर्ट कर दिया, और ये उड़ नहीं सकता है। तो कहने का मतलब वोलेटिलाइज अमोनिया को नॉन वोलेटिलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम इन बैक्टीरिया का है, और ये बैक्टीरिया जैसे ही सॉइल में प्रेजेंट अमोनिया दिखेगा उसको कन्वर्ट करने में लग जाएंगे, और ऐसा करते टाइम थोड़ा डिले हो गए तो थोड़ी बहुत अमोनिया गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जा सकती है। लेकिन मेनली 90% अमोनिया मिल गया है, नहीं मिल गया, यहां से आ गया। अब आप बोलोगे सर इन बैक्टीरिया को मजे आ गए, एक तो ये सोर्स हो गया अमोनिया का, दूसरा और कोई सा सोर्स है सॉइल में अमोनिया और कहां से आता है, और वो आता है थोड़ा बहुत इंडस्ट्रीज से। इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है भाई, इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है कई सारे केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। तो उससे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस में आ गया, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ही यही होता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन गैस जो है वो अमोनिया में अगर कन्वर्ट हो जाती है तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन गैस का अमोनिया में कन्वर्जन, कैसे भी करो, कोई भी करो, ये फिक्सेशन कहलाएगा। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इलेक्ट्रिक की वजह से नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ, तो आपने सर नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों बोला उसको, तो यहां पर आप ये याद रखना कि एनसीईआरटी में दे रखा है नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो आप भी अपने दिमाग में यही याद रखो, ये जो दे रखा है एक एक्स्ट्रा तरीका वो भूल जाइए। हालांकि इसका नाम भी फिक्सेशन है लेकिन ये अमोनिया में नहीं नाइट्रेट में फिक्स होता है। ओके, गॉट इट। चलो जी, ये देख लो आप, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन गॉट फिक्स्ड इनटू अमोनिया इंडस्ट्रीज के थ्रू, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आ गई। नाइट्रोजन का सोर्स जो था वो था नाइट्रोजन गैस, वो है एटमॉस्फेयर में। अब ये सॉइल में आ गई अमोनिया के फॉर्म में, तो ये इंडस्ट्रीज ने कमाल करके दे दिया, लेकिन ये कमाल बहुत थोड़ा है। सॉइल में अमोनिया आ गई, बायोमास डीके हो रहा था, उस डीकेइंग बायोमास से अमोनिफिकेशन रिएक्शन के थ्रू अमोनिया आ गई, ये कमाल हो गया साहब, वापस मिल गया अमोनिया, इधर से घूम घाम के वापस आ गया। ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है ये होता है दो तरीके का, है ना। अब आप बोलोगे सर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलना है, सॉइल में लगना है, सॉइल के अंदर इस नाइट्रोजन के फॉर्म को अमोनिया फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये काम कहां हो रहा है, सॉइल में ही हो रहा है। तो सॉइल में कौन है, सॉइल में प्रेजेंट है फ्री, सॉइल में प्रेजेंट है फ्री लिविंग N2 फिक्सर। और N2 फिक्सर कौन है भाई, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होते हैं, बैक्टीरिया। तो यहां पर भी कौन लिखूंगा मैं, यहां भी लिख दिया मैंने BAC। तो ये काम भी बैक्टीरिया के थ्रू ही हो रहा है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन उसमें मेनली होता है बैक्टीरिया। तो सर ये बैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं, सॉइल के अंदर पड़े हुए हैं, और ये किसी भी प्लांट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, एकदम खुल्लम खुल्ला एकदम सॉइल के अंदर अपना खुद का इंडिपेंडेंट जीवन व्यापन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जी रहे हैं। और ये इंडिपेंडेंट रह करके उस सॉइल के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेंगे, और इनकी बॉडी में प्रेजेंट है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है इनकी बॉडी में, नाइट्रोजिनेज एंजाइम है। वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करके दे देगा। और ये बैक्टीरिया फ्री लिविंग है, मतलब ये किसी प्लांट के साथ एसोसिएटेड नहीं होते हैं। तो सर फिर ये तो हो गया फ्री लिविंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो माइक्रोब्स के थ्रू हुआ, तो सॉइल में अमोनिया आ गई। ओके सर, बस आपको अमोनिया का दूसरा सोर्स पता लग गया।
गॉट इट। तो चलो कुल मिलाकर के हमने देख लिया कि ये सॉइल के अंदर कैसे अमोनिया आता है, और सॉइल में अमोनिया आएगा, और ये अमोनिया को अगर प्लांट की बॉडी में जाना है तो प्लांट अमोनिया अपटेक नहीं करता, प्लांट नाइट्रेट अपटेक करता है। तो आप सोचो, इस प्लांट को एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को अगर अपटेक करना है तो सोचो थोड़ा सा, इस प्लांट को अगर एमिनो एसिड बनाने हैं तो एमिनो एसिड बनाने के लिए प्लांट को चाहिए अमोनिया। क्या चाहिए? अमोनिया। प्लांट अमोनिया डायरेक्ट अपटेक नहीं कर सकता, प्लांट अमोनिया डायरेक्ट अपटेक नहीं कर सकता, तो उसको क्या अपटेक करना पड़ता है? नाइट्रेट। तो प्लांट की बॉडी के अंदर नाइट्रेट जो होता है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है। तो फिर प्लांट को जिम्मेदारी है कि नाइट्रेट को अपटेक करे, तो फिर वो अमोनिया तो ज्यादा है, तो ज्यादा अमोनिया है तो अमोनिया अपटेक कर नहीं सकता है, प्लांट अपटेक करता है नाइट्रेट, तो अमोनिया को कन्वर्ट होना पड़ेगा नाइट्रेट में। तो ये होता है अमोनिया का ऑक्सीडेशन, जिसमें इन बैक्टीरिया के ऊपर इस प्लांट को डिपेंड होना पड़ता है, उसको वेट करना पड़ता है कि ये बैक्टीरिया इस अमोनिया को यहां ला करके देंगे। ओके, और ये अमोनिया जो है वो नाइट्रेट में जब कन्वर्ट होगी इनकी हेल्प से, तब मैं उसको उठा सकता हूं। तो भाई पहली बात तो अमोनिया, अवेलेबल अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए, नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए ये जो बैक्टीरिया लगते हैं इनके ऊपर इन प्लांट को डिपेंड होना पड़ रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि ये जो प्लांट है उनको इस अमोनिया पर ही डिपेंड होना है। तो आप सोचो, ये अमोनिया तो डायरेक्ट बन नहीं सकती है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्ट उठा नहीं सकता है, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो आप अमोनिया में कन्वर्ट करोगे। और सोचो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए सॉइल के अंदर प्रेजेंट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले फ्री लिविंग बैक्टीरिया, और दूसरा ये जो मर गए हैं उन मरे हुए को वापस अमोनिया में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया। तो इन बैक्टीरिया पे और इन बैक्टीरिया पर भी इस प्लांट को डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि ये अमोनिया बना के देते हैं, और इस प्लांट को इन बैक्टीरिया पर भी डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि ये बनी हुई अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके देते हैं, तब जाकर के ये नाइट्रेट यहाँ आ पाता है। तो सोचो, इस प्लांट को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है कि नाइट्रोजन अपटेक करने के लिए। और इवन मैं ये कहूंगा कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये डायरेक्ट अपटेक नहीं कर सकते। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का रास्ता क्या होगा? नाइट्रोजन अमोनिया, अमोनिया नाइट्रेट, नाइट्रेट बॉडी में, और नाइट्रेट वापस अमोनिया, और अमोनिया एमिनो एसिड। तो सोच लो थोड़ा सा, अगर ऐसा हो कि सर आप हमें एक बात बताएं, प्लांट की बॉडी में एमिनो एसिड बनाने के लिए मेनली लग तो अमोनिया ही रहा है ना, मतलब कोई भी फॉर्म अपटेक करो वो बनेगा तो अमोनिया ही। अगर ऐसा कोई कर दे कि डायरेक्ट अमोनिया ही प्लांट की बॉडी में ले लें तो फिर डायरेक्ट एमिनो एसिड बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, अमोनिया टॉक्सिक है। तो फिर सर कोई ऐसा नहीं है क्या कि इस प्लांट की बॉडी के अंदर ऐसे नोड्यूल में प्रेजेंट हो? किसमें प्रेजेंट हो? प्लांट के बॉडी के अंदर रूट नोड्यूल, किसमें? रूट के नोड्यूल के अंदर कोई प्रेजेंट हो, और वो प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, जिसका नाम है सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। जैसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर मैंने सॉइल में बताया था फ्री, और दूसरे कौन से होते हैं? सिम्बायोटिक। कौन होते हैं? सिम्बायोटिक। तो यहां तो मैं लिखूंगा नहीं इसको, क्योंकि यहां पर तो आपने क्या किया, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर ये जो काम किया है वो आपने किया है सॉइल के अंदर। आपको सॉइल में थोड़ी लानी है अमोनिया, आपको सीधे प्लांट की बॉडी में लानी है अमोनिया। और अमोनिया को प्लांट की बॉडी में, ये कहां से आई अमोनिया? सॉइल में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन बैक्टीरिया के थ्रू आई। आपको इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाली बैक्टीरिया, इस अमोनिया को, इस नाइट्रोजन गैस को आपको सीधे प्लांट की बॉडी के अंदर कन्वर्ट करना है अमोनिया में। तो रूट के अंदर नोड्यूल में प्रेजेंट है सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, जो लेग्यूम प्लांट में होते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो नोड्यूल बनाता है, नोड्यूल में रहता है, और रूट के आसपास प्रेजेंट एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? अमोनिया में। तो मैं कहूंगा कि सर नोड्यूल के अंदर बन गई कौन? अमोनिया। नोड्यूल के अंदर नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट हो गई अमोनिया में, और अमोनिया कन्वर्ट हो गया अमोनियम में, और अमोनियम काम में आ गई
एमिनो एसिड बनाने में। तो यहां पर कौन है? बैक्टीरिया। कौन है? बैक्टीरिया। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कौन सा? सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन। ओके, तो कौन से प्लांट के अंदर? तो सारे लेग्यूम प्लांट के एग्जांपल एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, उनके अंदर राइजोबिया होता है। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट लाइक एल्नस, कैजुराइना, उसमें होता है फ्रैंकिया। और फ्री लिविंग N2 फिक्सर्स जो हैं वो एरोबिक और एनारोबिक कौन से हैं, वो लिस्ट दे रखी है एनसीईआरटी में, वो रटनी है। फ्री लिविंग N2 फिक्सर जो होते हैं वो होते हैं एरोबिक और एनारोबिक, एरोब्स और एनारोब्स, इनकी लिस्ट लिखनी है। इन फ्री लिविंग N2 फिक्सर हो चाहे ये हो, इनको बोलते हैं डायएजोट्रोप्स। तो जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर जो होते हैं, N2 फिक्सर जो बैक्टीरिया होते हैं, चाहे वो फ्री लिविंग N2 फिक्सर हो और वेदर इट इज सिम्बायोटिक N2 फिक्सर हो, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने वाले जो होते हैं उनको बोलते हैं डायएजोट्रोप्स। तो N2 फिक्सर्स का एक सिनोनिम है, वो याद रखिए, N2 फिक्सर डायएजोट्रोप्स। तो डायएजोट्रोप्स जो होते हैं उनको N2 फिक्सर्स को हम डायएजोट्रोप्स बोलते हैं। ओके, तो आप वहां फ्री लिविंग डायएजोट्रोप्स और सिम्बायोटिक डायएजोट्रोप्स भी बोल सकते हो। ओके, तो आई थिंक आपको ये सारा झमेला समझ में आ गया होगा। तो सोचो, यहां से यहां आ जाएगा कोई, इन पे डिपेंड होगा, यहां से यहां जाएगा, इन पे डिपेंड होगा, ये उठाएगा, फिर इन एंजाइम पे डिपेंड होगा, फिर अमोनिया बनेगा। सोचो भाई, नाइट्रोजन गैस को प्लांट में अमोनिया बनने के लिए पहले उसको अमोनिया बनाओ, फिर अमोनिया को नाइट्रेट बनाओ, नाइट्रेट को फिर अमोनिया बनाओ, और फिर ये अमीनो एसिड बनाओ। कितना लंबा पाथ है। अगर प्लांट के रूट के अंदर नोड्यूल में ही कोई बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को प्लांट के अंदर ही डायरेक्ट क्या बना दे? अमोनिया बना दे, तो ये सारा चीज बाईपास हो गया ना। इनके ऊपर डिपेंडेंसी, इनके ऊपर डिपेंडेंसी, इनके ऊपर डिपेंडेंसी, इवन इनके ऊपर डिपेंडेंसी, सब खत्म हो जाएगी, सिर्फ इन पर डिपेंडेंसी रहेगी, और ये नाइट्रोजन गैस को डायरेक्ट अमोनिया बना देंगे और ये अमीनो एसिड बन जाएगा। तो इनमें बताओ ज्यादा फास्ट, ज्यादा प्रोटीन बनेगा या नहीं बनेगा? तो इसीलिए तो लेग्यूम्स जो हमारी पल्सेस जो होती हैं, जिनके अंदर हम कहते हैं कि प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, इसका रीजन यही है सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो आपको बिल्कुल क्लियरली एकदम बॉटनिकली बायोलॉजिकली समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर, समझ में तो बिल्कुल सही आ रहा है कि ये तो तरीका तो बहुत जोरदार है, सब कुछ खत्म हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये हर किसी प्लांट में नहीं होता, मैक्सिमम प्लांट यही पाथ यूज करते हैं। तो बताओ, कितना भी हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अरे भाई, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, यहाँ प्लांट तक आने के लिए तुमको कई सारे चीजों से गुजरना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत लिमिटिंग होता है, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटिंग होती है। और दूसरा, बैक्टीरिया खुद भी तो यूज कर लेते हैं, ये मजे थोड़ी आ रहे हैं इनको, ये खुद भी तो इसको यूज करेंगे थोड़ा बहुत, तो ये बैक्टीरिया इनके साथ कंपीट भी करता है प्लांट के साथ में, तो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी के लिए। तो इसलिए ये लिमिटिंग हो जाता है प्लांट की बॉडी के लिए। ओके, इसलिए नाइट्रोजन ज्यादा होते हुए भी लिमिटिंग है, तो इसलिए इसका मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये था आपका नाइट्रोजन साइकिल। अब सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को एक्सप्लेन किया गया है, और उसके बाद ये जो अमोनिया है, उस अमोनिया का एमिनो एसिड कैसे बनता है उसको एक्सप्लेन किया गया है, और इनकी रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया गया है, और नाइट्रोजनेज की रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया गया है। तो देखो, ये डायग्राम भी समझिए। नाइट्रोजन गैस फ्री लिविंग, फ्री लिविंग डायएजोट्रोप सॉइल में प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक मैटर, ये है डेड ऑर्गेनिक मैटर। कौन सा ऑर्गेनिक मैटर है? चाहे प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर, ये सॉइल में है, ये अमोनिया बनाएंगे और ये अमोनिया बनाएंगे। ये अमोनिया ये आएगा वाटर से, किससे आएगा? और ये प्रोटॉन के साथ में प्रोटोनेशन होने के बाद अमोनियम बन गया। अमोनियम डायरेक्ट प्लांट में एब्जॉर्ब हो सकता है, लेकिन ये ऐसा बहुत कम होता है, लेस अमाउंट में होता है। तो फिर सॉइल के अंदर प्रेजेंट अमोनियम को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, आपको पता है, ए और बी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ए और बैक्टीरिया बी, ए ग्रुप का बैक्टीरिया और बी ग्रुप का बैक्टीरिया नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। कीमो ऑटोट्रोप्स, नाइट्रेट अपटेक हो गया, प्लांट की बॉडी में चला गया, नाइट्रेट का हुआ एसिमिलेशन, नाइट्रेट का क्या हुआ? एसिमिलेशन, नाइट्रेट का हुआ रिडक्शन। तो ये नाइट्रेट अपटेक हुआ नाइट्रेट, यहां पर नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट जो है वो अमोनियम में कन्वर्ट हो गया। अमोनियम में कन्वर्ट होने के बाद एमिनो एसिड्स बनाने के लिए निकल गया। ओके, ऐसा होता है। अगर मान लो ये रूट हेयर है,
और रूट हेयर के बाहर प्रेजेंट है बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये रूट हेयर के आसपास में सॉइल के अंदर ये राइजोबियम होते हैं राउंड। तो ये राउंड राइजोबियम पहले फ्री लिविंग थे, एरोबिक होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, तब ये राउंड होते हैं, एरोबिक होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं, खुद अपना काम चला रहे हैं। लेकिन नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी के लिए, नाइट्रोजन के जो कंपाउंड अगर इसको चाहिए तो ये खुद को प्लांट के अंदर घुसाना पड़ेगा, और प्लांट कहता है कि मेरे को भी नाइट्रोजन चाहिए तो तुझे मेरे को अंदर घुसाना पड़ेगा, तो दोनों को ही रिक्वायरमेंट है, तो ये हो गया सिम्बायोटिक रिलेशन। तो फिर ये इसमें से कोई एक रूट हेयर जो होता है एक फैक्टर रिलीज करता है, मैं पढ़ा रहा हूं नोड्यूल फॉर्मेशन, एक फैक्टर रिलीज करता है इसमें से कोई एक रूट हेयर, तो वो एक्स फैक्टर इनको जाएगा, तो ये जल्दी से भाग करके इस रूट हेयर के आसपास इकट्ठा हो जाएंगे और अपना नंबर इंक्रीज करेंगे। तो ये जाएंगे इसके पास, मान लो इसने फैक्टर रिलीज किया तो ये इसके पास चले गए और यहाँ अपना नंबर बढ़ा लिया बहुत सारा। फिर ये बहुत सारा नंबर बढ़ाने के बाद ये वाई फैक्टर रिलीज करेंगे, कौन, बैक्टीरिया, और ये रूट हेयर के पास पहुंचेगा और रूट हेयर अपने आप को कर्ल कर लेगा, कर्लिंग हो जाएगी उसकी, और कर्लिंग होने के बाद में वो इनकी एंट्री प्रोवाइड करेगा। तो रूट हेयर के अंदर बैक्टीरिया एंटर करेंगे और इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा, और इन्फेक्शन थ्रेड बनने के बाद में यहां पर इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा, ये बैक्टीरिया अंदर एंटर कर जाएंगे और इन्फेक्शन थ्रेड बन के और यहाँ इनर कॉर्टिकल लेयर और पेरिसाइकल के पास जाएंगे और वहां प्रोलिफरेशन करेंगे सेल डिवीजन करके, और यहाँ पर बना लेंगे नोड्यूल। क्या बना लेंगे, एक पूरा का पूरा एक ऐसा नोड्यूल बना लिया यहाँ पर। और ये जो नोड्यूल है, इस नोड्यूल के अंदर जो जितनी भी सेल्स हैं उन सभी सेल के अंदर ये राइजोबियम पहुंच जाएंगे। ये राउंड शेप्ड है, राउंड शेप से यहाँ पर ये हो जाएंगे रॉड शेप्ड बैक्टीरियम, रॉड शेप राइजोबियम हो गए। और रॉड शेप राइजोबियम जो है उस नोड्यूल के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, किसको, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने में लग जाएंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यहाँ इनके पास पहुंचेगी, और इनके पास पहुंचने के बाद में वो उसको बना देंगे अमोनिया के अंदर। किसमें, अमोनिया, और अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम में, और ये अमोनियम जो है वो एमिनो एसिड बनने के लिए रेडी हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये ऊपर जा रहा है, तो ये नोड्यूल के साथ वेस्कुलर कनेक्शन होता है। तो यहां बनी हुई अमोनिया जो होती है वो वेस्कुलर कनेक्शन के थ्रू जाइलम में पहुंच जाती है नोड्यूल से, और फिर ये एक्सपोर्ट हो जाता है बाहर की तरफ में। तो ये होता है तरीका नोड्यूल बनने का और इसके अंदर रिएक्शन होने का। सर ये नोड्यूल के अंदर ये जो बैक्टीरिया जो सेंटर में है वहां पर नाइट्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी होगी क्या, यस, यहाँ सेंटर में होगी। तो सर इस सेंटर के अंदर नाइट्रोजिनेज जो इस बैक्टीरिया की बॉडी में है, जो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, ये ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, ऑक्सीजन बिल्कुल पसंद नहीं होता उसको। तो ये जो नोड्यूल होता है उसकी सेंटर के अंदर एक होता है लेग हीमोग्लोबिन। कौन होता है, लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और ये सर लेग हीमोग्लोबिन का क्या काम है, तो यहां पर प्रेजेंट है एक लेग हीमोग्लोबिन, और लेग हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को खा जाना, ऑक्सीजन को खा जाना। तो ऑक्सीजन को खाने का काम लेग हीमोग्लोबिन का है, स्कैवेंजर होता है, इसके सेंटर में ऑक्सीजन लेस एनवायरमेंट रहेगा। इस टाइम पे ये रॉड शेप राइजोबिया एनारोबिक हो जाएंगे, और इस समय ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो फंक्शन करेगा और नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। नाइट्रोजिनेज अब अच्छा फंक्शन क्यों कर पा रहा है, क्योंकि लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को खा गया, ऑक्सीजन लेस एनवायरमेंट, क्योंकि नाइट्रोजिनेज इज द सेंसिटिव टू द ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो ये खा गया, और ये खाने के बाद में यहाँ पर ये एक्टिविटी हुई, और एक्टिविटी में नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हुआ। और ये लेग हीमोग्लोबिन जो होता है ये कैसे कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। तो ये इस नोड्यूल को सेंटर से पिंक कलर प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में नोड्यूल फॉर्म हुआ, नोड्यूल का वेस्कुलर कनेक्शन हुआ, उसमें बैक्टीरिया पहुंचा, बैक्टीरिया में वहां लेग हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन खाया, और वहां बैक्टीरिया में प्रेजेंट नाइट्रोजिनेज एंजाइम ने मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, और ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब बात है सर ये जो बना हुआ अमोनियम है ये है द टॉक्सिक, इसको बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। इसका नंबर लगाओ, इसको कुछ ना कुछ तो करो, इसका कुछ ना कुछ तो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कराओ। तो हम बात करते हैं फेट ऑफ अमोनिया। अमोनिया की फेट मतलब ये बना हुआ अमोनियम कहीं ना कहीं तो जाएगा और कुछ ना कुछ तो बनाएगा। तो हम देखते हैं वो क्या जाएगा और क्या बनाएगा। तो ये जाएगा लीफ में, ये जाएगा लीफ में, और लीफ में जाकर के ये बनाएगा एमिनो एसिड, क्योंकि ये अमोनिया है और अमोनिया के पास है एमिनो ग्रुप, और ये एमिनो ग्रुप ऑर्गेनिक एसिड को देगा। ऑर्गेनिक एसिड ये एमिनो ग्रुप लेकर के, ऑर्गेनिक एसिड एमिनो ग्रुप लेकर के बन जाएगा एमिनो एसिड। तो ये बताओ इसका
फटाफट कुछ ना कुछ जुगाड़ हो रहा है नहीं हो रहा है, बॉडी से निकल रहा है नहीं निकल रहा, मतलब कहीं ना कहीं जाकर के ये कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, टॉक्सिसिटी नहीं बढ़ाएगा, बॉडी से कन्वर्ट हो जाएगा, किसी न किसी फॉर्म में चला जाएगा। तो हम देखते हैं फेट ऑफ अमोनिया, क्या पढ़ते हैं, फेट ऑफ अमोनिया। तो ये रिएक्शन से ध्यान रखिएगा भाई, ये है फर्स्ट रिएक्शन जो नाइट्राइट बनाने वाली है, ये बैक्टीरिया ग्रुप, बैक्टीरिया ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया करते हैं, और ये जो है वो दूसरी रिएक्शन है जिसको बी ग्रुप वाले बैक्टीरिया करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इससे कीमो ऑटोट्रोप होते हैं, एनर्जी ले लेते हैं वो खुद, ये नाइट्रेट कन्वर्ट हो गया, ये नाइट्राइट इधर आ गया और नाइट्रेट में आ गया, और ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। ओके, और ये वो नाइट्रोजनेज एंजाइम जो किसमें प्रेजेंट होता है, माइक्रोब्स में, चाहे वो फ्री लिविंग हो चाहे कोई सा भी हो, और ये नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा करते टाइम पे चाहे वो फ्री लिविंग में हो चाहे राइजोबियम में हो, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मॉलिक्यूलर नाइट्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये दोनों मिला लो तो 8 हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस में, 16 एटीपी की प्रेजेंस में एक नाइट्रोजन 2 अमोनिया बनाएगा। कितने अमोनिया बनाएगा, 2 अमोनिया, 1 हाइड्रोजन बनाएगा, 16 एडीपी और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये रिएक्शन याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछेंगे टू फॉर्म 1 अमोनिया, एक अमोनिया बनाने के लिए इसका आधा कर दो, क्यों, क्योंकि 2 अमोनिया बनती है तो 16 एटीपी है एक नाइट्रोजन से, तो सिंपल कोई पूछे एक अमोनिया के लिए 8 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो ऐसे होता है ये रिएक्शन माइक्रोब्स की बॉडी में। तो सर ये देखते हैं कैसे होता है। ये देखो नाइट्रोजनेज एंजाइम, ये नाइट्रोजन गैस लग गई इसमें, ये प्रोटॉन, यहाँ पे 1-2 प्रोटॉन और होते हैं जो यहाँ कुछ काम में आते हैं, हालांकि लग नहीं रहे। आप डायरेक्टली याद रखिए कि ये 2 प्रोटॉन जो होते हैं, ये मैंने बॉक्स में मार्क कर दिया है, दिमाग में रखिए कि यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए। तो ये 2 यहाँ हो गए, फिर नेक्स्ट 2 हैं वो डायरेक्टली ऐड होते हैं बॉन्ड तोड़ के, फिर 2 और ऐड हो गए बॉन्ड तोड़ के, फिर 2 ऐड हो गए। तो यहाँ देखो ये 3 एक नाइट्रोजन के लग गए, ये 3 एक नाइट्रोजन के लग गए। 3 कहां से आए, 3 और 3 कितने हुए, 6, तो 2 2 2 6 और 2 स्टार्टिंग के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में काम में आ गए। ठीक है, तो टोटल 8 लग गए प्रोटॉन और 8 हाइड्रोजन है वो, ये प्रोटॉन नहीं है हाइड्रोजन है, ये है हाइड्रोजन। ओके, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे, तो लोग यहाँ लगाने के बाद कहते हैं लगाओ ना 2, नहीं, ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में काम में आते हैं। ये 2 गए, अब डायरेक्ट लगेंगे 2 नाइट्रोजन पे, फिर 2 2 2 ऐसे करके ये देखो यहाँ पे 1 अमोनिया और ये दूसरा अमोनिया ऐसे बन गया। ओके क्लियर, तो ये वापस साइट के ऊपर आ गया यहाँ पर अटैच होने। अब रिएक्शन है सर, वो अमोनिया जो बना है उसका कुछ करो सर, वो जो नोड्यूल, ये नोड्यूल फॉर्मेशन के डायग्राम एनसीईआरटी में, ये रूट हेयर के आसपास ये कर्लिंग हो गई, पहले ये इकट्ठा होंगे, रूट हेयर पहले बुलाएगा, फिर ये कर्ल ये फैक्टर देंगे, कर्ल होगा, कर्ल के बाद ये अंदर बनेगा, इसको बोलते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। जब ये एंटर करते हैं तो एक ऐसे लीनियर फैशन में इनर कॉर्टेक्स की लेयर के कॉर्टेक्स में भी इनर कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल के पास जाते हैं डिवीजन करवाने के लिए। तो यहां पर पहुंचते हैं तो एक लाइन की तरफ पहुंचते हैं, उसको बोलते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। तो पहले क्या होता है, डिवीजन, नंबर इंक्रीज होता है बैक्टीरिया का, फिर होता है क्या यहाँ पर कर्लिंग के बाद इन्फेक्शन थ्रेड, और इन्फेक्शन थ्रेड अंदर पहुंच के डिवीजन करके मैच्योर नोड्यूल बना देता है, और मैच्योर नोड्यूल जो होता है उसके साथ वैस्कुलर कनेक्शन होता है, वीटीएस के साथ वैस्कुलर कनेक्शन होता है इसका। ठीक है, ये देखो ये आया, फिर ये आगे गया, फिर ये नोड्यूल बना, फिर ये मैच्योर नोड्यूल बन गया, इसका वैस्कुलर कनेक्शन इस जाइलम के साथ में है। ओके, ये ऐसा होता है, रूट के बाहर ऐसे नोड्यूल दिखते हैं, ये देखो ऐसे, और ये नोड्यूल जो है इनको अगर हम काटें ऐसे तो ये सेंटर में पिंक दिखते हैं बिकॉज ऑफ लेग हीमोग्लोबिन, और यहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है। ओके, अब हमें देखना है कि सर रिएक्शन होती है 2, एक है रिडक्टिव एमिनेशन, दूसरा है ट्रांस एमिनेशन। क्या होता है सर, ये एक एमाइड्स भी ध्यान रखना, एमाइड्स एस्पाराजीन एस्पार्टिक एसिड से और ग्लूटामिक एसिड से बनते हैं ग्लूटामीन, और ये जो होते हैं वो प्लांट के स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन का स्ट्रक्चरल पार्ट होते हैं, और ये जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, दोनों में बहुत एंजाइम जो होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांस एमिनेज के लिए होता है, ट्रांस एमिनेशन के लिए ट्रांस एमिनेज जो होता है वो एंजाइम होता है। रिडक्टिव एमिनेशन के लिए आप देखेंगे जो एमिनो एसिड ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये है फर्स्ट रिएक्शन रिडक्टिव एमिनेशन। ये अमोनियम बना है, इसको आए हैं कहां से, रूट से।
और ये काम कहाँ हो रहा है, लीफ में। ये लीफ में हो रहा है, रूट से ये आया है, इसको हटाना बहुत जरूरी है जल्दी से। तो यहाँ लीफ के अंदर ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट है जिसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड फोटोसिंथेसिस से NADPH आता है, उसका यूज करके रूट से आए हुए अमोनियम को फिक्स करता है ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और ये एमिनो एसिड बना देता है ग्लूटामेट। तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, इसके पास होता है एमिनो ग्रुप, ये एमिनो ग्रुप डोनर है। एमिनो ग्रुप लेकर के, ये एमिनो ग्रुप लेकर के बन जाएगा ग्लूटामेट। ये होता है फर्स्ट फॉर्म्ड एमिनो एसिड, फर्स्ट फॉर्म एमिनो एसिड। और ये एमिनो एसिड अपने पास में क्या रखता है, एमिनो ग्रुप रखता है। और ये एमिनो ग्रुप अगर मान लो किसी नए ऑर्गेनिक एसिड को दे दे तो वो नया ऑर्गेनिक एसिड ये ग्रुप लेकर के नया एमिनो एसिड बना देगा। तो यहां देखो, ये R1 वाला जो है वो कौन है, एक एमिनो एसिड है, इसके पास एमिनो ग्रुप है। ये एमिनो ग्रुप देगा ये इसको, ये एमिनो ग्रुप देगा इसको। और ये कौन है, ये है ऑर्गेनिक एसिड, कोई भी टाइप का ऑर्गेनिक एसिड होगा। मान लो एस्पार्टिक एसिड है, सॉरी मान ले कि ये कोई ऑर्गेनिक एसिड है सिंपल, और एक ऑर्गेनिक एसिड ये एमिनो एसिड से एमिनो लेकर के R2 वाला, अभी तो ऑर्गेनिक एसिड है, R2 वाला जो है ये कंपाउंड अभी ऑर्गेनिक एसिड है, ये R1 वाले एमिनो एसिड से एमिनो ग्रुप लेकर के ये R2 वाला एमिनो एसिड बन जाएगा। तो देखो ये ऑर्गेनिक एसिड एमिनो एसिड बन रहा है क्या, देखो ये बन गया, ये R2 वाला क्या बन गया, एमिनो ग्रुप है इसके पास, तो ये बन गया एमिनो एसिड। और R1 वाला पहले एमिनो एसिड था, डोनेट कर दिया तो बन गया ऑर्गेनिक एसिड। तो ये देखो R1 वाला बन गया ऑर्गेनिक एसिड। मान लो कि ये ग्लूटामेट है, कौन है, ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट किसी एक ऑर्गेनिक एसिड को एमिनो डोनेट करेगा और ये बन गया कोई दूसरा एमिनो एसिड। और ये खुद भाई साहब ग्लूटामेट एमिनो एसिड डोनेट करने के बाद एमिनो ग्रुप छीन लो, तो भाई जब इसको एमिनो ग्रुप, जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को एमिनो दिया था तब ग्लूटामेट बना। अब जब ग्लूटामेट से एमिनो छीन लोगे तो वो क्या बन जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक बन जाएगा। तो सर ये बना हुआ अल्फा कीटोग्लूटारिक जो है ये अब कहां जाएगा, ये वापस जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ क्यों गया, अरे भाई रूट से कौन आ रहा है, अमोनियम आ रहा है, उसको जल्दी निकालना है, कहीं ना कहीं डालना है। तो ये रेडी रहता है हमेशा, ये आने वाले नए मेहमान का स्वागत यही करेगा और ये ग्लूटामेट बनाएगा। ग्लूटामेट इधर जाएगा और ये ग्लूटामेट आगे जाकर के ये नए एमिनो एसिड से क्या बनते जाएंगे, नए ऑर्गेनिक एसिड से क्या बनता जाएगा, एमिनो एसिड बनता जाएगा। तो ये रिएक्शन चलती है और जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स है, एमिनो एसिड्स हैं, वो बनते जाते हैं। रिडक्टिव एमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन, और ग्लूटामेट और एस्पार्टिक एसिड जो होते हैं वो एमाइड्स भी बनाते हैं जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन का पार्ट होते हैं। और एमाइड्स में कार्बन के रेस्पेक्ट में नाइट्रोजन ज्यादा होते हैं, तो किसी नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए बेस्ट एलिमेंट ज्यादा करवाने के लिए कौन हो सकते हैं, एमाइड्स हो सकते हैं एज कंपेयर टू एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में तो एक ही नाइट्रोजन होता है, एमिनो ग्रुप, एमाइड में 2 होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा नाइट्रोजन लेके जाएगा। तो ऐसा होता है, कई प्लांट्स जो होते हैं वो एमाइड्स के फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। और सोयाबीन में यूरिट्स होते हैं और यूरिट्स के फॉर्म में भी नाइट्रोजन क्या होता है, ट्रांसलोकेट होता है सोयाबीन के अंदर। ओके, जाइलम के थ्रू, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। नोड्यूल से वो नाइट्रोजन जो होता है वो लीव्स में किस फॉर्म में जाता है, यूरिट्स के फॉर्म में जाता है। नोड्यूल से वो बाहर जाइलम के अंदर किस फॉर्म में आता है, यूरिट्स के फॉर्म में आता है। और जाइलम के अंदर रूट वाला यूरिट्स ऊपर की तरफ में ट्रांसलोकेशन के साथ में, असेंट ऑफ सैप के साथ में, जाइलम में वाटर के साथ में यूरिट्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है ऊपर। ओके, और कुछ एमाइड्स दूसरे हैं जो एस्पाराजीन जो एस्पार्टिक एसिड से बने, और ग्लूटामीन ग्लूटामेट एमिनो एसिड से बने, वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं नॉर्मल प्लांट्स के अंदर। तो ये था आपका पूरा चैप्टर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और मिनरल न्यूट्रिशन। तो चलिए जी, इसके चैप्टर के क्वेश्चन अब आपसे सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। एक भी ऐसा चीज नहीं रहा जो आपको समझ में नहीं आएगा, और आप इसके एमसीक्यूज करिए और नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको फोड़ के आ जाइए। ओके, तो अगले लेक्चर के अंदर नया चैप्टर लेकर के आएंगे और उससे रिलेटेड ऐसी बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।